वो जो था ना वो राइट। হ্যাঁ স্যার, तो কিছু ये কোশ্চেন অসুবিধা ছিল। हाँ यस वो है आपका पीवी इक्वल टू एनआरटी का एक क्वेश्चन है वो। तो वो आपको बता देता हूँ, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा, टैबलेट रील में ऐसा दिखती है। ये टॉपिक था ना यहाँ पे, ये देखो तो यही पीडीएफ था ना। ये पीडीएफ था, राइट। ओके, ये यही पीडीएफ था, राइट। In which one question you are facing maximum student are facing problem? I think this one, right? हाँ सर, ये हो नहीं रहा था। हाँ तो इसमें क्या करना है, इसमें देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा आगे का टॉपिक का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको अभी कैंसिल कर रहा हूँ ये सबके लिए। तो छोड़ दीजिए इसको अभी। ये जो होगा ये स्टेट ऑफ मैटर जो पढ़ाएंगे वो गलत से मैं दिया होगा, इसीलिए कट कर रहा हूँ ये पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी उसके थ्रू निकालते हैं, मोलर मास के थ्रू फाइंड करेंगे हम लोग। अभी ये छोड़ दो, इसको पेंडिंग रखो, राइट। पेंडिंग कर दो सर तुम हम इसको। P1 by T1 equals to P2 by T2 नहीं नहीं V1। आप सही, नहीं आप जानते होंगे इसीलिए छोड़ दीजिए, पेंडिंग क्वेश्चन है ये। स्टेट ऑफ मैटर होता है कि स्टेट ऑफ मैटर होता है एक चैप्टर, इन दैट चैप्टर आई विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन, राइट। राइट, सर इसको छोड़ दीजिए। अभी आपका टेस्ट जो होगा यहाँ पे जो टेस्ट होगा उसमें क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है। मुस्लिम अहमद समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन आपको मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा टेस्ट में, राइट। ঠিক আছে স্যার। हाँ ये है बेटा आपका पूरा पूरा स्टेट ऑफ मैटर का, ये मैं क्वेश्चन आपको स्टेट ऑफ मैटर में देंगे, अभी इसको कैंसिल करके रखो। और स्टेट ऑफ मैटर यू नो द स्टेट ऑफ मैटर नॉट पार्ट ऑफ द नीट एग्जामिनेशन, राइट, नॉट फॉर द जेई मेन। जेई में नीट दोनों से हटा दिया स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर ओनली फॉर द जेई एडवांस एंड फॉर द वेस्ट बंगाल जॉइंट इंजीनियरिंग, नॉट फॉर द नीट एंड नॉट फॉर द जेई मेन। बट if you don't know the PV equal to nRT, then you are not able to understand, you are not able to understand the thermodynamics. That's why the basic information about the state of matter I will give to all the students, जो नीट के भी उनको भी और जो जेई के बच्चे उनको भी, क्योंकि वो होना चाहिए पता आपको, राइट। तो लेट मी, तो ये मैं बता रहा हूँ, इसको कैंसिल करो। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ये पर्सनली यही कि मेरे से डाउट पूछिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक। ये क्वेश्चन बना लिया आप लोग, ये क्वेश्चन बन गया होगा। बताइए बच्चों, ये क्वेश्चन बन गया आपसे। हाँ হ্যাঁ सर। স্যার। यस सर। हम्म, यस सर। चलिए, ये क्वेश्चन बन गया होगा। और इधर का क्वेश्चन ये सब बन गया होगा आपका, ये जो था हाँ एटॉमिक सर। ये सब। हाँ हाँ तो सर। ये तो कर रहे थे, ये क्वेश्चन बन गया था, ये भी बन गया होगा। अच्छा ये इनमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, तो ये इसमें मान लो वन लिया मैंने। अनुष्का पंडित, अनुष्का दत्ता, टेल मी, हैव यू एनी प्रॉब्लम इन दिस पार्ट्स? नो सर। ओके, here beta, mass percentage or mole percentage, always you have to represent the mass percent, never you have to take the mole percentage, right? This is the mass percentage. Okay, बेटा बताओ 70.6/12 करेंगे, दिस इज दैट विल बी मोल्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। मोल्स ऑफ कार्बन। 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 अब 4.2/1 दैट विल बी द मोल्स ऑफ विच वन? हाइड्रोजन। 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 यस, एंड 8/14 दैट विल बी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। 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 गुड। अब देखो यहाँ पे, और 14 कर देंगे इसको। और बेटा आप बताइए, ये रेशियो में सबको लेके चलना है। और आप बताइए 13.4 को अगर सर डिवाइड कर वो देंगे, 11.8%। हाँ तो ये सर किसका निकल, 11.8 है। किसका निकल जाएगा बताइए, किसका निकल जाएगा, ये किसका निकल जाएगा मोल्स? ये मोल्स निकल जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का, ये मोल्स जाएगा नाइट्रोजन का, ये मोल्स आएगा हाइड्रोजन का, ये मोल्स आएगा आपका किसका, कार्बन का। नाउ दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, राइट। आफ्टर रिप्रेजेंटिंग द सिंपल होल नंबर रेशियो, व्हाटएवर द कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन जिसका भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा, दैट विल बी योर एम्पिरिकल फार्मूला। दैट पार्ट इज क्लियर। तो किन्हीं को नहीं हुआ तो बोल दीजिए, मैं कर दूंगा, लेकिन मैंने बता दिया था कैसे प्रोसेस करोगे। अच्छा ये बता दो टू। হ্যাঁ স্যার, এটা হয়নি স্যার। हटा बोलो नहीं तो देखिए इसको बता देता है, एकदम सिंपल थ्योरी है, एकदम सिंपल थ्योरी है। आप सबसे पहले बता दो सोडियम कार्बोनेट को, देखो सोडियम कार्बोनेट XH2O, दिस इज हाइड्रेटेड टू गिव द सोडियम कार्बोनेट एंड XH2O,
loss in the mass due to the loss of hydrated water, right? चलो एक चीज बता दो, तो स्क्रीन को सामने करने दो। ये बता दो, समझ में आई बात आप लोगों को? স্যার আরেকবার একটু বলবেন স্যার? ना ना, এটা देखो, ये देखिए, देखिए एक सिंपल बता रहा हूँ। सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड फॉर्म, हाइड्रेटेड फॉर्म। After heating, question is given that sodium carbonate undergoes the 63% loss in the mass on heating becomes the anhydrous. So this is the hydrated salt that on heating due to loss of this part of the water in the form of base. Therefore, that's why this particularly this salt losing the 63% by mass. मतलब यहाँ पे 63% जो loss in mass हो रहा है बेटा, वो due to the heating, due to the loss of the water crystallization. समझ में आई? ये कोई इसके चलते हो रहा है ये लॉस। मतलब ये सोडियम कार्बोनेट को अब तोड़ नहीं रहा, सोडियम कार्बोनेट टूट नहीं रहा, सोडियम कार्बोनेट के ये लॉस इन मास हो रहा है ड्यू टू दिस पार्ट ऑफ द वाटर। दैट पार्ट आर यू गेटिंग ऑल यू? यस और नो? टेल मी। यस यस सर। यस सर। आप लेट कर लो, 63% अगर लॉस हुआ तो इसका मतलब आपके पास कितना ग्राम हो गया इनिशियली? 100 ग्राम। अच्छा ये बताओ तो इसका 1 मोल को अगर हीट करोगे तो इसका एक्स मोल देगा कि नहीं, ये बताओ पहले। Yes, sir. Yes, sir. That part is clear for you all, that after hitting the 1 mole of sodium carbonate hydrated X, maybe 1 2 3 whatever value, तो ये X मोल क्या देगा? वाटर वेपर देगा। That part is clear for you? Okay. What should be mass of the 1 mole of the sodium carbonate hydrated? It should be the 153 plus 18X, because we know the sodium carbonate पे चलेंगे, sodium carbonate लेंगे, no 106, it should be 106, it should be 106। तब बताइए 106 plus 18x, that is the molar mass of this gram, that will give the how many grams of the 18x gram? Yes. Why it will go 18 grams, 18x gram? Because we know 1 mole water stand for the how many grams? 18 gram. 18. And then X, x H2 also 18 into x. that part is clear for you all? तो लेट कर लो कि इसका 100 ग्राम लेंगे तो फिर इसका कितना आ रहा है? 63 ग्राम आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। Yes. ओके, अब ये बताइए, मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट XH2O अपॉन मोल्स ऑफ वाटर, रेशियो कितना है बेटा बताइए? वो मोल्स ऑफ वाटर, व्हाट इज द रेशियो? 1/x। हाँ सर। बेटा x कहाँ से ले रहे हो? देखो x ले रहे हैं यहाँ से, ये x मतलब ये x मोल, और ये इसके पीछे कितना है बेटा? 1, तो ये 1 और x का रेशियो आ रहा है कि नहीं बताओ? इसका मोल्स का, इसका मोल्स का। मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि वॉट एवर द न्यूमरल्स यू आर यूज टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, what are the numerals you are used to balance a chemical equation, that numerals indicate the number of moles, that numerals indicate the volume, that numerals indicate the molecules, that numerals never indicate the mass। बताए थे आपको, याद करो। Yes sir. ये बताए थे कि नहीं? टॉपिक बताइए। रिलेटिव नंबर ऑफ Yes. मॉलिक, मैंने बताया था कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसको बोले थे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसको बोले थे, दैट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑलवेज एक्सप्लेन द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम या मॉलिक्यूल्स, नेवर एक्सप्लेन द मास। तो मैंने मोल्स को मास में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बता दो 100 ग्राम ये आएगा, ये बता दो 100 ग्राम ये देगा 63 ग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आ रही बात या फिर से बता दूं? अब बताइए, मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट XH2O क्या हो जाएगा? XH2O लेंगे मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दैट विल बी 1/x इनटू मोल्स ऑफ किसका होगा? वाटर। अब बताइए मोल्स को जब एक्सप्रेस करने जाएंगे तो बता दो क्या हो जाएगा? गिवन मास कितना होगा? 100।
बाय मोलर मास कितना होगा, तो 106 प्लस 18x। इधर क्या होगा, x लेंगे, इधर मोल्स कितना लिए थे आपने, 63 ग्राम लिए थे, तो मोल्स कितना होगा 63/18। आप बता दो, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि नहीं बेटा। हाँ Yes. सर। तो देखो x का वैल्यू जब फाइंड करोगे तो इधर आप 18 को लेके चले जाओ, इधर 18 जाएगा, 1800 आ जाएगा, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ यहाँ पे, और 1800 x कर देंगे इसको, और इधर आ जाएगा आपको 106 को 63 से करेंगे तो नियरली आ जाएगा आपका ये 18, इधर आ जाएगा आपका 89 पे आएगा, इधर 9 आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 63, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 600, ये 10 के करीब आ रहा। चेक कर लो आर्यन, देखिए तो 10 के करीब आ रहा है आपका। हाँ Yes, sir. सर। ये देखो सबसे पहले क्या होगा कि मैं एक फिर से क्वेश्चन बोल देता हूँ, क्वेश्चन देखिए, एक सिंपल क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि यू हैव हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, you have hydrated sodium carbonate, this one is the sodium carbonate hydrated, that undergoes 63% loss in mass on heating। and उसके बाद आई बात बेटा समझ में, कि मतलब कि आपके पास 100 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, जब उसको आप हीट करते हो तो 63 ग्राम का लॉस इन मास हो रहा है। दैट पार्ट इज क्लियर फॉर यू ऑल। Yes. देखो देन उसका दूसरा जो है आपका ये अहेली मित्रा है, बताइए बेटा समझ में आया मैंने क्या बोला, कि आपके पास 100 ग्राम सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड फॉर्म है, जब आप उसको हीट करते हो तो मास इन लॉस हो गया आपका 63 ग्राम। द लॉस इन मास 63 ग्राम ड्यू टू द लॉस ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या ड्यू टू लॉस ऑफ या डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। बताइए। Water of crystallization. नहीं आर्यन बताइए, देखिए आर्यन बताइए, यहाँ पे वाटर क्रिस्टलाइजेशन जिसको बोलते हैं, 9th में थोड़ा इन्फॉर्मेशन होगा आपको, इसको बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन, बोलते हैं कि नहीं हम लोग, वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। हाँ तो सर। जैसे ही करेंगे तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन का लॉस हो गया, तो ये जो मास लॉस हो रहा है वहाँ पे, वो डी टू किसके चलते हो रहा है, डी टू तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन के चलते। यस सर। आपने हाँ क्या सर। किया, इस एक मोल इसका मास, एक मोल का मास कितना होगा, 106 प्लस 18 ग्राम 18 एक्स होगा कि नहीं, यस सर। बिकॉज यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ एक्स। अब वी नो द मास ऑफ दिस पार्ट इज, वाटर का मास कितना होता है 18 होता है, तो 18 इंटू एक्स कर देंगे तो 18x हो जाएगा, तो ये पार्ट होता है 106 है, इसमें 18x ऐड कर दोगे, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड फॉर्म। और आपने 100 ग्राम को जब आपने हीट किया तो 63 ग्राम किसका आएगा, वाटर का। वाटर का। वाटर अब मोल क्रिस्टल। अब मोल रेशियो बैलेंस है, तो मोल रेशियो से आप फाइंड कर सकते हैं कि नहीं वैल्यू ऑफ एक्स, बताइए। हाँ सर। तो बेटा एक चीज हमेशा याद रखना कि इफ यू आर यूजिंग द मोल रेशियो टू फाइंड द वैल्यू, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x या एनी अननोन वैल्यू थ्रू द रिएक्शन फॉर द एनी decomposition for any dehydration reaction, then it will be very beneficial for you all। बहुत अच्छा जब एक्सप्लेन ये निकल जाओगे बना के, और नहीं इधर उधर ज्यादा परसेंटेज आप करके लाओगे तो आंसर तो आ जाएगा वो, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस होगा, इसलिए सबसे शॉर्ट इसी को बोला जाता है। समझ में आई या फिर से बता दो इसमें, किन्हीं को प्रॉब्लम होगा तो बताइए, चंदन समझ में आई या फिर से बता दो इसको। Sir, बताइए। sir ये वाला क्वेश्चन हम मास परसेंटेज से किया है, तो वो सही है। मास परसेंटेज किसका है, इसी क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। आप एक काम करोगे, आप सेंटर पे आएंगे एक दिन पढ़ने के लिए, आपको बैकलॉग है इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि परसेंटेज हम बता चुके ऑलरेडी, तो आप एक दिन सेंटर पे आओ, 2-3 घंटा बैठोगे तो मैं सारा बैकलॉग आपको क्लियर करवा दूंगा, उसके बाद से टॉपिक को बहुत स्मूथली समझ में आना चाहिए आपको। देखिए आई बात समझ में, एक दिन सेंटर पे ऐसे आना हमारा पड़ेगा। बैकलॉग नहीं है, हम वो अल्टरनेटिव मेथड से किया है। ठीक है, तो आप जैसे आप आपके पापा जो बोले थे आफ्टर द 5th मई के बाद आप आ जाइएगा कलकत्ता, तो उसके बाद मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। अभी सुनो, फिर से सुनो, मैं बता रहा हूँ, इस पार्ट में कहाँ सर पे प्रॉब्लम हो रहा है ये बताओ, ये पार्ट कहाँ से कहाँ प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, परसेंटेज लॉस हो रहा है। सर एनहाइड्रस मंथ की। नहीं पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन,
ये लॉस इन मास जो हो रहा है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है आपका, बताइए। नहीं सर, हम क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन समझ गए ना? हाँ सर। हम्म। अब बताओ उसी के फॉर्मेट पे सेकंड क्वेश्चन जो उसके लास्ट है वो बना लोगे ना आप लोग? यस सर। है सर। हो जाएगा सबसे, बताइए हो जाएगा तो मैं आगे चलता हूँ उसको। सर একটা पहले में ডাউট আছে। ना 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 ना, उसके नीचे जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये कर लोगे आप लोग, बना लोगे? सर ये वाला मेरा नहीं आ रहा सर। नहीं नहीं, स्ट्रोंटियम जो है यहाँ पे आप सीधा इसको आप हाइड्रेट करके सीधा वहां से वाटर निकाल दीजिए। स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका मोल्स को कोरिलेट कर लेना, मोल रेशियो 1:1 लेके बना लेना, बन जाएगा। हाँ सर, वैसा ही किया, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़। नहीं नहीं, कैलकुलेशन का कहीं पे मिस्टेक होगा तब देखिएगा, 100% गारंटी हो तो बन जाएगा वहां से क्वेश्चन, देखिएगा। एक बार चेक कीजिएगा, रीचेक कीजिएगा, बन जाएगा उससे। ठीक है सर। ठीक है, आप चेक कीजिएगा, बन जाएगा उससे। স্যার चलो অ্যানহাইড্রাস মানে কি? नहीं 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 नहीं, देखिए यहाँ पे स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड आपका दिया है, यहाँ पे हाइड्रेटेड फॉर्म दे दिया, XS2 दे दिया आपका। और उसको डिहाइड्रेट करके एनहाइड्रस स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड में लेके चला गया, तो वाटर को यहाँ पे छोड़ दीजिए। आप क्या कीजिएगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट का मास दे दिया, यहाँ पे हाइड्रेटेड हाइड्रोक्साइड का मास दे दिया, और डिहाइड्रेटेड हाइड्रोक्साइड का मास दे दिया आपका। तो फिर इसके और इसके मोल को आप कोरिलेट कर लेना ना। आपको बोल रहा है यहाँ पे स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड है ये, XS2O, that on heating give the strontium hydroxide solid plus XS2O water। आप इसके और इसके मोल रेशियो क्या 1:1 आएगा कि नहीं? और इसके मोलर मास में बेटा आप मोलर मास में इसका टोटल मोस प्लस 18x करोगे कि नहीं? और जैसे 18x करोगे तो वहीं से तो x के वैल्यू फाइंड कर लोगे। कर लोगे, ये बता दो फिर से। सर क्या हम स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर का मूल रेशियो कर सकते हैं, मतलब 1/x नहीं है? नहीं नहीं, इसको मत कीजिएगा, इसको हटा दीजिए, सीधा आप लीजिए यहाँ पे। ये वैल्यू कितना दिया, 6.85 ग्राम। इसका ले लीजिएगा आप यहाँ पे 3.13 ग्राम। और सीधा क्या कीजिए, मैं बता रहा हूँ 6.85 बाई सीधा इसका मोल्स में ले लूंगा स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड को, सबको ऐड करके इसका मोलर मास ले लेंगे हम लोग, सीधा मोलर मास। इसका मोलर मास से मैं डिवाइड कर दूंगा, मोलर मास ऑफ स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड से डिवाइड कर दूंगा। इसका मैं बता रहा हूँ आपको XS2O से इक्वल टू कर देंगे सीधा 3.13 अपन मोलर मास ऑफ स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड से मैं यहाँ पे एनहाइड्रस से मैं डिवाइड कर दूंगा, नहीं हो जाएगा एक्स का वैल्यू। बताओ कर लोगे? आ जाएगा, देखना, मैं 100% गारंटी तो आ जाएगा, करके देखो। नहीं बता, मैं सेम फॉर्मेट जो पहले बताया ना क्वेश्चन, वही फॉर्मेट पे आप करके देखना, 100% गारंटी लेता हूँ मैं, आ जाएगा। चलो इधर से सारे क्वेश्चन कर लिए थे आप लोग? यस सर। हाँ सर। या कहीं प्रॉब्लम था इसमें? नहीं सर। স্যার অ্যামোনিয়াম ফসফেট এ স্যাম্পল অফ অ্যামোনিয়াম ফসফেট ওই কোশ্চেনটা একটু সমস্যা আছে। अच्छा ठीक है, दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, देखिएगा। देखिए, a sample of ammonium phosphate contain the 6 mole, which one 6 mole? How many mole? 6 mole। देखिए, देखो मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। देखो, आप सबसे पहले बता दो अमोनियम सल्फेट है कि नहीं, अमोनियम सल्फेट फॉस्फेट है ये। अब ये बता दो 1 mole of ammonium phosphate contain how many moles of hydrogen and how many moles of oxygen? 12 moles of 1 hydrogen, mole 4 moles of oxygen। 1 mole of ammonium, देखो 1 mole of ammonium, 1 mole of ammonium phosphate
अमोनियम phosphate contains how many moles of nitrogen? 3 moles of nitrogen, 12 moles of hydrogen, 1 mole of phosphorus, and how many moles of oxygen? 4. Yes, 4 moles of oxygen. This part is clear for you? आप बताओ Yes, sir. रिलेशन किसके साथ बोल रहा है? रिलेशन किसके साथ बोल रहा है आपका? 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ओके, बता दो। आप बता दो, यहां से देखो कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि हाइड्रोजन किसके साथ बोल रहा है? वो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। द मोल नंबर ऑफ, देखो बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सैंपल, इफ द सैंपल कंटेन द 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब आप क्या करो, यहाँ पे सीधा ऑक्सीजन हाइड्रोजन को यू हैव टू कोरिलेट। So now tell me, 1 mole of ammonium phosphate contain the 12 moles of hydrogen and 4 moles of oxygen. The 4 moles of oxygen in the 1 mole of ammonium phosphate and 12 moles of hydrogen also in the 1 mole of ammonium phosphate. If the 12 moles of hydrogen in 1 mole of ammonium phosphate, then definitely 6 moles of hydrogen should be in the half moles of ammonium phosphate. Yes, sir. 6 mole of the hydrogen in the half mole of ammonium phosphate. If the Yes, 4 sir. moles of oxygen in the 1 mole of ammonium phosphate, then 2 moles of oxygen must be in the half mole ammonium phosphate. Yes, sir. It means the 6 moles of hydrogen that definitely will contain the 2 moles of oxygen atoms. देखो वहां पे क्या रिलेशन आ रहा है आपका, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, देखना नाउ। देखो 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अगर होता है आपका, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए आपको बताइए? 4 moles of oxygen atoms। तो बताइए 1 मोल अगर हाइड्रोजन आप लोगे तो कितना मोल हाइड्रोजन एटम चाहिए बताइए? ऑक्सीजन कितना चाहिए? 4/12. आप क्या बताइए, तो आपको कितना चाहिए? 6 मोल में देखना है आपको हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा बेटा, बता दो। सर 2 हो जाएगा। 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब बताइए ऑप्शन दिया वहां पे। हाँ सर। अब आई बात समझो कैसे किया मैंने। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये नीट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा हुआ, नीट में भी क्वेश्चन पूछा इसी टाइप का। द 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मैंने क्या कि एक मोल को पहले मैंने कोरिलेट कर दिया कि वी नो दैट 1 मोल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट contain the how many moles of nitrogen? The 3 moles of nitrogen, 12 moles of hydrogen, 1 moles of phosphorus, 4 moles of oxygen, right? और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अमोनियम फॉस्फेट है, हाउ मेनी, देखो अमोनियम फॉस्फेट है, the 6 mole of hydrogen atoms, example ammonium phosphate that contain the 6 moles of hydrogen atoms. If the ammonium phosphate sample contain the 6 moles of hydrogen atom, so that sample should contain the how many moles of oxygen atom? So definitely you have to take reference from the 1 mole of ammonium phosphate. आपने अमोनियम फॉस्फेट के 1 मोल में देखा कि 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम? 4 मोल्स। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन अगर रहेगा सैंपल में, तो डेफिनेटली वहां पे 1/4 मोल किसका रखना पड़ेगा? ऑक्सीजन का। तो अगर आप सैंपल में 6 मोल ऑक्सीजन होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन कितना होना चाहिए बताइए बेटा आपका? 2 मोल्स। आई बात समझ में? तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी। यस। B. आप ये बताओ, इधर से प्रॉब्लम, इधर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इधर का कलेक्शन बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था इधर का बनाया आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन था इधर का। सर वहां में जो रीअरेंज वाला है ना, वो थोड़ा समझ नहीं अब आया। आके देखिए यहाँ पे कंटेन द लार्जेस्ट मास ऑफ किसका बोल रही है? सर नहीं नहीं, वो नहीं, रीअरेंज द फॉलोइंग जो थर्ड में है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में बोला नहीं है? हाँ हाँ। आप बताइए, फर्स्ट में बोल रहा है 0.5 मोल्स ऑफ किसका बोल रहा है? ऑक्सीजन, ओजोन,
बताओ। हाँ सर। ओजोन का 0.5 मोल्स है, तो मास ऑफ ओजोन कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, मास बताइए, मास मोल्स इनटू मोलर मास, तो 48 मोलर मास 48 लेंगे तो इट शुड बी 24 ग्राम्स। हाँ सर। सिमिलरली फॉर सेकेंड पार्ट में जाएंगे तो सेकेंड 0.5 ग्राम एटम, 0.5 ग्राम एटम मीन्स व्हाट, मीन्स 0.5 moles of oxygen। अब बताओ 0.5 moles of oxygen लेंगे तो मास कितना होगा, 8 ग्राम। 8 ग्राम। क्योंकि ऑक्सीजन एटम बोला कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोला, ऑक्सीजन एटम, ग्राम एटम मीन्स ऑक्सीजन एटम। अ ग्राम एटम स्टैंड मीन्स 1 मोल, 1 ग्राम एटम मीन्स 1 मोल, 2 ग्राम एटम मीन्स 2 मोल, 3 ग्राम एटम मीन्स 3 मोल, 0.5 ग्राम एटम मीन्स 0.5 मोल्स, राइट। अब देखो 0.5 ग्राम 8 ग्राम होगा, 2 पे ये, 2 पे क्या है आपका, 3 पे। बेटा दिस मॉलिक्यूल मीन्स हाफ मोल्स। अरे बेटा ये बोल रहा है आपको 3.001 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा बताइए। half, हाफ। सीधा क्या करेंगे, 3.011 गिवन गिवन मॉलिक्यूल्स है, इसको डिवाइड कर देंगे 6.22 इंटू 10⁻23 से, तो डेफिनेटली यूल गेट द हाफ मोल, मीन्स बताओ रीत कितना हो जाएगा, 0.5। अब बताओ 0.5, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू, व्हाट शुड बी अमाउंट, 32, ऑक्सीजन है ये, तो मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा 16, मास 16 हो जाएगा। 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ग्राम आ जाएगा। अब बताओ 4 क्या था आपका, 5.6 liter of CO2, तो 5.6 liter of CO2 means number of moles, so we know the number of moles given volume what, 5.6 liter, a molar volume 22.4, that should be 1/4। अब बताइए मास क्या होता है, मोल्स इनटू मोलर मास 44, तो देखो 11 ग्राम आ जाएगा, बेटा बताओ। हाँ सर। अब कर लेंगे। हाँ सर। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में आपका लीटर वॉल्यूम दिया था, तो वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दो मोल्स में, आफ्टर गेटिंग द मोल्स यू हैव टू कन्वर्ट इट टू मास। किसी में मॉलिक्यूल दिया था, मॉलिक्यूल यू हैव टू कन्वर्ट इट टू द मोल, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट टू मास। किसी में ऑलरेडी मास दी मोल्स दिया था, मोल्स को डायरेक्टली मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा मास। किसी में आपका क्या दिया था, मॉलिक्यूल दिया था, कहीं पे वॉल्यूम दिया था, कहीं पे मास दिया था, कहीं पे नंबर ऑफ मोल्स दिया था, और आपको कन्वर्ट करना था उसको मास में। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि मैंने एक बार मैं बार बार बोल रहा हूँ कि whenever you have to solve the problem you have to think about the moles, whatever the given value you have to think about the moles, because mole will give the information about the number of atoms, mole will give the information about the molecules, moles will give the information about the volume, moles will give information about the amount, right। तो सब कुछ रिलेटेड है मोल से, इसीलिए मोल्स की तरफ हमेशा देखना हो। कर लिया, और किन्हीं को डाउट था इससे, मैं चलूँ आगे टॉपिक लेके। सर हम्म। सर इस चैप्टर का आप क्या पैकेज देंगे बाद में? दे देंगे, पैकेज देंगे देंगे देंगे। तो बेटा बताइए, ये पार्ट से समझ, ये क्वेश्चन बन गया था आप लोग कैसे, बताइए। স্যার ড্রপ অফ ওয়াটারের একটা কোশ্চেন ছিল, ওইটা হয়নি, আসছো মোটামুটি ঠিক আছে। আরে এটা কি প্রবলেম হয়েছে, এটা তো একদম সিম্পল কোশ্চেন আছে, দেখ কত মাস আছে, দেখ কত ভলিউম আছে একটা বাটুটা বল, এটা বল। एक वाटर ड्रॉप का कितना वॉल्यूम है, 0.018 ml, एक ड्रॉप का, तो 2 ड्रॉप का क्या हो जाएगा, उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक वाटर ड्रॉप का वॉल्यूम है 0.018 ml, तो 2 वाटर का ड्रॉप का कितना होगा, उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ सर। यू नो द डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml, हाँ सर। 1 ग्राम ml है, जितना ml है उसी को मैंने रिप्लेस करके बोला था ग्राम में पुट कर दो, हाँ सर। तो आपका 0.036 ग्राम क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। और 0.036 को अगर 18 से डिवाइड करोगे इंटू मोलर, आप Na से मल्टीप्लाई कर दोगे बोगटो से, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं आ जाएगा। हाँ सर।
आई बात समझ में? फिर से बता दूं? बताइए किनका डॉट था? आया समझ में? ये फिर से बता दो इसको। साइलेंट नहीं, जल्दी करो क्योंकि टॉपिक आगे भी प्रोसीड करना है। একবার স্যার বলে দিলে ভালো হয়। अच्छा देखिए 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 देखिए, मैं बता रहा हूँ, इधर से बता रहा हूँ, इधर से बता रहा हूँ, देखिए देखिए, यही क्वेश्चन था ना, बताइए आप। यही क्वेश्चन था, तो सुनिए। वॉल्यूम ऑफ 2 drops of water, 0.0018 into 2, that is the 0.0036 ml। समझ में आई बात? बेटा बताओ, वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है कि गैस होता है? लिक्विड। लिक्विड। तो लिक्विड के लिए कभी 22.4 लीटर आप यूज नहीं करेंगे। अगर किसी भी लिक्विड का अगर वॉल्यूम दे देगा तो यू हैव टू यूज द डेंसिटी, बिकॉज द डेंसिटी अगर आपको पता रहेगा देन यू कैन फाइंड द मास। तो वाटर का डेंसिटी मैंने पहले ही बता दिया था कि वाटर का डेंसिटी हो तो 1 ग्राम पर ml। ये याद रखो। तो बेटा वाटर का डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर ml होगा, दिस इज रिलेटेड टू योर क्लास 9th में नॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर आपको दिया होगा, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट द 4 डिग्री सेल्सियस, इसी बोर्ड में ऑलरेडी था। तो वाटर का डेंसिटी वी नो तो 1 ग्राम पर ml, दिमाग में सेट कर लो। वाटर लिक्विड अगर रहेगा तो डेंसिटी आपको नहीं देगा क्वेश्चन में, आपको खुद लेना है। अगर वाटर के बिसाइड अगर कुछ दूसरा लिक्विड पे क्वेश्चन देगा तो उसका डेंसिटी मेंशन कर देगा। तो बताइए मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपका 1 ग्राम पर ml है, वॉल्यूम आपका 0.0036 है, तो डेफिनेटली you'll get the 0.036 ग्राम। अब बेटा बताइए नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? आर्यन बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा अपॉन 18? Yes, sir. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा बेटा बता दो। प्लीज बताइए बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? ये 18 इंटू क्या करेंगे, एन ए कर देंगे कि नहीं आप? 6.022 हाँ इंटू सर। 10⁻³ बेटा जैसे करोगे तो देखो डेसिमल को, जैसे 3 को इधर से मैं लाऊंगा, इसको 36/18 कर सकता हूँ। 6.022 इंटू 10⁻20, 20 जैसे करेंगे तो आप देखो यहाँ से क्या कट हो जाएगा, देखो बता रहा हूँ मैं सर आपको। 19 होगा आई थिंक 10 टू द पावर। नहीं नहीं नहीं, 23 करेंगे इसको, 0.3 19 हो जाएगा, वो 19 आ जाएगा, राइट। 19 आ जाएगा वो। 19 कर दिए इसको, 19 करने सर के वो बाद लास्ट देखिए। में 20 आ जाएगा, 1.2044 into 10 to the power नहीं 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 नहीं, 20। इसको 36 रखे थे, यहाँ पे लेंगे तो 4 डेसिमल नीचे लेके जाएगा तो 19 ही रहेगा वो। हाँ बता दो, वो 20 बाद में आ जाएगा, वो 20 आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। नहीं नहीं सॉरी, सर 2 2 से से। कैंसिल हो जाएगा। 2 2 से से कैंसिल कैंसिल हो, होगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.44, और उसको 1 पॉइंट डेसिमल में जैसे जाएंगे 44 करने तो ये 20 फिर आ जाएगा आपका। आई बात समझ में? 20। तो क्वेश्चन टफ तो नहीं था, एक ही कॉन्सेप्ट था कि वाटर का डेंसिटी। क्लियर हुआ? बताइए। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি, কিন্তু ওই 0.0036 22.4 দিয়ে কেন ভাগ করা হলো না? না 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 বাবু, এটা নেবি না, দেখ দেখ এটা কি লেখা আছে, দেখ এটা কি লেখা আছে, দেখ वाटर ड्रॉप। तो ड्रॉप ऑफ वाटर लिखा है, इसका मतलब क्या बोल रहा है? आपका लिक्विड बोल रहा है ये, तो लिक्विड के लिए 22.4 लेंगे? बताइए। नहीं नहीं लेंगे, पूरा जितना गैस है ना सब गुस्सा में आ जाएगा, अरे मेरा 22.4 लीटर क्यों लेके जा रहे हो उसके पास, वो सब गुस्सा में आ जाएगा। भाई मेरा 22.4 लीटर लिक्विड के लिए क्यों जा रहा है वो? लिक्विड बोलेगा ये 22.4 लीटर मेरे पास कहाँ से आ गया, मैं तो कभी सुना ही नहीं 22.4 लीटर, राइट? तो नेवर यू हैव टू थिंक अबाउट द 22.4 लीटर फॉर द लिक्विड फेज, राइट? ওকে स्যাर। ये हम्म चले आगे, चले बताइए, हम लोग आगे टॉपिक को प्रोसीड करने देते हैं। सर हम्म सर मेरा एक मोल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन में डाउट है, वो लास्ट क्वेश्चन है जो दीजिए। ओके, मोल फ्रैक्शन का जो डॉट था, ये मोल फ्रैक्शन का जो प्रॉब्लम था वो मैं आपको क्लास के बाद एक क्लास करवाने दीजिए, क्लास आगे प्रोसीड करने, कौन सा ये पार्ट? हाँ सर ये वाला। ये वेपर डेंसिटी है ना?
एक काम करूं, मैं आपको एक हिंट दे दूं, आप खुद से करोगे, मैं हिंट दे दूं? देखो क्या देता हूँ। देखो मिक्सर में कौन कौन है, आप बताइए, मिक्सर में कौन कौन है? NO2 N2O4 दिया। यस सर। ये 27.6 आपका क्या दिया वेपर डेंसिटी, उससे मोलर मास फाइंड कर लोगे। हाँ, मोलर मास ऑफ मिक्सर जब पढ़ाया था तो मैंने एक इंफॉर्मेशन दिया था ना, N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N1 प्लस N2। हाँ। लेट कर लेंगे, मोलर मास ऑफ मिक्सर आ गया, लेट कर लेंगे 100 मोल्स है। 100 मोल्स में मान लो इसका मैं x ले लूंगा तो इसका 100 माइनस x ले लूंगा। हाँ। और यहाँ पे x दे दूंगा, यहाँ पे 100 माइनस x दूंगा, यहाँ पे 100 दे दूंगा। अब दोनों का मोलर मास यहाँ पे पुट कर देंगे, वैल्यू ऑफ x फाइंड कर लेंगे, वही होगा परसेंट फ्रैक्शन, परसेंटेज फ्रैक्शन आएगा तब अपॉन 100 कर देंगे। अच्छा ठीक है। आई बात समझ? क्या वो बोलना चाह रहा हूँ? देखो आप क्या, सुनो बता रहा हूँ। अगर N1 क्या देगा, मोल्स ऑफ, लेट कर लो NO2, और N2 जो होगा मोल्स किसका होगा, N2O4 का। हाँ। तो बेटा N1 को अगर N1 प्लस N2 से डिवाइड करोगे तो मोल फ्रैक्शन दे देगा कि नहीं, फ्रैक्शन दे देगा कि नहीं NO2 का। हम्म। आप खुद से कर लेंगे, आप बताइए, हाँ सर कर देते हैं। ट्राई कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, मैं फिर भेज दूंगा आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सबको मैं दे दूंगा, फिर से ट्राई कीजिए आप लोग एक बार। सर मतलब इधर 100 मोल्स लेना है और एक एक्स मोल्स और एक 100 माइनस एक्स। राइट, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। चलो, मैंने स्टोइकियोमेट्री में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। लिखो तो यहाँ पे फाइंड द अमाउंट ऑफ find the amount of magnesium carbonate must be decomposed to produce 2.24 liter of CO2 gas at STP। बेटा बताओ, स्टोइकियोमेट्री है कि नहीं, यहाँ पे मास वॉल्यूम रिलेशन है कि मास मास रिलेशन है? मास वॉल्यूम। मास वर्क। मास वॉल्यूम। तो यू मस्ट हैव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेटा जब इसको करने जाओगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। Whenever you have to do the problem like this, then you must have the balanced chemical equation, because at this time we are working under the moles methods. A moles method statement सीधा था, balancing is required। तो यहाँ पे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। आई बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके पास बेटा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि जो रिएक्शन आप बोल रहे हो, उस रिएक्शन को लेकर उसको बैलेंस करो हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो आप मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो किस में टूटेगा, वो बताइए आप लोग खुद से। मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन MgO plus डाइऑक्साइड। CO2। ये प्लस ये। CO2, दैट पार्ट इज क्लियर फॉर ऑल। ओके, अब खुद से सोचो कि इसका एक मोल लेंगे तो कितना मोल CO2 देगा? एक। 1 मोल। अच्छा ये बताओ, ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिला था, यहाँ के इसके पीछे कितना नंबर है, 1। और वो जो नंबर है इसका भी 1 है, इसके पीछे 1 है, तो इसका एक मोल लेंगे तो इसका एक ही मोल आएगा। अब इसके एक मोल को अब इसके एक मोल को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द मास। तो बताओ व्हाट इज द मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट? बेटा सर मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, कार्बन लेंगे 12 और 3 इंटू 16 कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 84। देखिए आप, मैग्नीशियम हाँ का अच्छा, आप थैंक यू। 24, तो बताइए 84 ग्राम को अगर डिकम्पोज करोगे तो कितना लीटर देगा एसटीपी पे, 22.4 लीटर। सर आप बोलोगे, आंसर सुनिए, 8.4 मोल्स आ रहा है। यस यस, आप बोलेंगे कि सर ये 22.4 लीटर क्यों लेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी गैस अगर लेते हैं हम लोग, कोई भी गैस अगर लेते हैं और उसका अगर एक वॉल्यूम होता है, कितना वॉल्यूम होगा बताइए? 1 मोल अगर गैस होगा, 1 मोल, 22.4।
एक मोल अगर गैस होगा, एक मोल अगर गैस होगा तो उसका हमेशा एसटीपी पे वॉल्यूम लेते हैं 22.4 लीटर। अगर आपके पास 2 मोल्स गैस होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 44.8। अगर आपका 0.5 रहेगा तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है एसटीपी पे 22.4 लीटर। ये दिमाग में आपका सेट होना चाहिए कि किसी भी गैस लो, 1 मोल गैस एट एसटीपी, एसटीपी मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मोल स्टैंड वॉल्यूम स्टैंड फॉर द 22.4 लीटर। दैट पार्ट इज क्लियर। आप खुद से Yes. बता दो, 84 ग्राम से आप कितना लीटर लाते हो? 22.4 लीटर। तो आप बताइए 22.4 लीटर ऑफ CO2 गिवन बाय हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट? 84 grams. मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो बताइए 1 लीटर को अगर डिकम्पोज करोगे, 1 लीटर लाने के लिए कितना को आप डिकम्पोज करना पड़ेगा? 84 by 22/4. 4 लीटर। तो बताइए तो आपका कितना था वहां पे? 2.24 2.24. 2.24 लीटर। तो इसको डिकम्पोज, इसको लाने के लिए कितना को करना पड़ेगा? बताइए 84 बाई 8.4. 2.4 इंटू 2.24, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके लाओगे तो 8.4 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट मस्ट बी डिकम्पोज टू गेट द 2.24 लीटर ऑफ CO2। क्लियर हुआ ये? तो ये हम मोल्स मेथड से भी तो कर सकते हैं। यस, मोल मेथड भी यूज कर सकते हैं आप लोग। चलिए, आई बात समझ में? Yes, sir. चलिए, किन्हीं को डॉट नहीं यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री का मैंने No, sir. किया था। एक सिंपल इंफॉर्मेशन दिया मैंने No, कि sir. मोल्स में स्टोइकियोमेट्री मैंने स्टार्ट किया था, तो यहाँ से मैंने बता दिया आपको, एक ब्रीफ आइडिया दिया आपको, रिमाइंडर डाल रहा हूँ कि ये बता दिए थे ऑलरेडी। समझ में आ गया ये कैसे होता है ये सब। और एक भी बता रहा हूँ आपको, और एक से बता रहा हूँ, देखना यहाँ पे, देखो 15 ग्राम मिक्सचर of sodium carbonate and calcium carbonate, ऐसे लो आप कैल्शियम कार्बोनेट give 1.12 liter of CO2 gas at STP on heating. Find the percentage. ये परसेंटेज होगा बाय मास या बाय वॉल्यूम? बाय By मास mass. of sodium carbonate is original solution in original mixture। तो बेटा ओरिजिनल मिक्सचर किसका है बताइए तो। You have the mixture contain the two carbonate, sodium carbonate and calcium carbonate, that gave the 1.12 liter of CO2 gas at STP on heating. Find the percentage by mass of sodium carbonate in original mixture। Original mixture 15 ग्राम में how many percentage of sodium carbonate you have, ये फाइंड करना आपको। आई बात समझ में? अब कैसे सॉल्व करेंगे देखो, सबसे पहले सॉल्व कर रहे हो, थ्योरी एक है, थ्योरी बता दो, उसका सॉल्व करना आप लोग बता देते हो थ्योरी में पहले। देखो सबसे पहले बेटा याद रखना, देखना है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट अगर कहीं पे रहेगा, पोटेशियम कार्बोनेट अगर कहीं पे रहेगा, रुबिडियम कार्बोनेट अगर कहीं पे देगा आपको, सीजियम कार्बोनेट अगर कहीं पे देगा और उसको हीट करवाएगा, तो याद रखना नो डिकम्पोजिशन। याद रखेंगे? मतलब सोडियम कार्बोनेट को देखो, किसी को डिकम्पोज तभी करते हैं जब सॉलिड फेज में रहता है। आई बात समझ में? देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो, एक थ्योरी क्या है, सुनो, एक थ्योरी मैं बता रहा हूँ आपको। मान लो ये सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल है, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट को आप डिकम्पोज करने जाओगे, कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा डिकम्पोज करते हो क्या देता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 देता है कि नहीं आपको? हाँ सर। तो हाँ वैसे सर देता है।
वैसे सोचिए कि सोडियम कार्बोनेट है ये। जैसे सोडियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे कि चलो डिकम्पोज हो जाओ, तो जैसे आप करोगे तो ये बेटा इतना चला के ये लिक्विफाई हो जाएगा। और जैसे कोई सॉलिड लिक्विड फेज में चला जाएगा तो आपका हिम्मत नहीं उसको तोड़ पाओगे आप। मतलब जो तोड़ना वो सॉलिड फेज में। और जैसे वो लिक्विफिकेशन हो गया, लिक्विड में चला गया, वो मेल्ट हो गया, तो फिर बेटा तोड़ नहीं पाओगे उसको। तो ये ग्रुप वन आपने पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वन होता है, ग्रुप टू होता है। तो ये ग्रुप वन का जो मेटल्स कार्बोनेट होता है, एक्सेप्ट द लिथियम, लिथियम नहीं, लिथियम छोड़ दो, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम का जो कार्बोनेट होता है, ये थर्मली बहुत स्टेबल होता है। इसको हीट करने पे आपको CO2 नहीं मिलेगा, याद रखेंगे, क्वेश्चन देगा आपको। याद रखना ही है। और सुनो, एक ही बता रहा हूं आपको, ग्रुप टू में जाओगे तो ग्रुप टू में मिलेगा आपको बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, स्ट्रोंडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये थोड़ा सीक्वेंस रिवर्स हो गया, इसको कर देता हूँ। ये कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंडियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, ये सब ग्रुप टू को आते हैं। इसको जैसे हीट करोगे तो ये मेटल का ऑक्साइड देगा प्लस CO2 देगा। तो बेटा बताइए, जब भी क्वेश्चन देगा आपको ग्रुप वन ग्रुप टू का कार्बोनेट से, आप CO2 किससे लाएंगे, ग्रुप टू के कार्बोनेट से या ग्रुप वन के कार्बोनेट से? ग्रुप टू के। Group 2 के। आप बताइए, तो यहाँ पे जो आपका देखो, यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया आपका, ये वॉल्यूम से किसका अमाउंट आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट आ जाएगा कि नहीं? हाँ आ जाएगा। जैसे उसका अमाउंट आ जाएगा तो पकड़ लेंगे ना मिक्सर में कौन कितना था। हाँ सर। तो खुद से कीजिए आप लोग अब। एक बार क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट को बताइए ना, उसका कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा। हाँ सर। ओके। अब बताओ बेटा, इसका 1 मोल को डिकम्पोज कर दो तो CO2 कितना मिलता है? 1 मोल। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू मोल्स ऑफ किसका बोल सकते हैं हम लोग, CO2 बोल सकते हैं हम लोग। हाँ सर। आगे ये बता दो, इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट 1 है। बेटा दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर कॉफिशिएंट 1 होगा तो इसका मतलब मोल रेशियो भी क्या होगा, 1:1 होगा। तो दोनों को मोल को इक्वेट कर दो, इतना तो कर सकते हो आप। अब बताइए, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो लेट कर लेंगे, x ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है तो 100 हो जाएगा ये। और इसका मोल्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट, कितना वॉल्यूम दिया था आपका, 1.12 लीटर। ये लिखेंगे 22.4। बेटा बताओ x का वैल्यू कितना आ रहा है? 5. 5 ग्राम। 5 ग्राम आ रहा है कि नहीं आपका? 0.24 लीटर दिया था कुछ। 22.4 लीटर लेंगे। उसका लिए थे आपका, देखिए 1.12 लीटर लिए थे। तो गिवन वॉल्यूम बाय, आप देखेंगे ना कि गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम दैट स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास दैट स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ मोल्स। मैंने मोल्स को यहाँ पे एक्सप्रेस किया मास में, यहाँ पे मोल्स को मैंने एक्सप्रेस किया वॉल्यूम में। दैट पार्ट इज क्लियर? नहीं सर, क्वेश्चन में 2.24 सर दिया। नहीं नहीं, देखिए ना क्वेश्चन में दिया था आपका, यहाँ पे क्लियरली दिखा देते हैं 11.1.12। हाँ सर, कॉपी में। क्लियर भाई, ये बताइए। सर। बोलिए। सर आप कार्बोनेट्स के बारे में क्या बोल रहे थे, ग्रुप्स के, मेरे को सुनाई नहीं दिया, मुझे और ऊपर बोल देंगे? मैं बोल देता हूँ, देखिए सुनिए बता रहा हूँ। एक कार्बोनेट जो है ये ग्रुप वन से यहाँ से आ गया, हाँ। और कैल्शियम कार्बोनेट आ गया यहाँ से। हाँ सर। तो बेटा ये याद रखना है कि सोडियम पोटेशियम का कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होता है, याद रखे हुए। सर हाँ। लिथियम कंपोनेंट का क्या होगा? लिथियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है। लिथियम कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो लिथियम कार्बोनेट यहाँ से थोड़ा एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, इसलिए वो चला जाता है, वो चला जाता है, वो चला जाता है। क्योंकि लिथियम का डायगोनल पार्टनर मैग्नीशियम है, लिथियम का डायगोनल पार्टनर मैग्नीशियम, इसलिए लिथियम मैग्नीशियम एक ही जैसा प्रॉपर्टी दिखाता है। पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक का चीजें ये सब। अभी जो क्वेश्चन देगा उसमें याद रखना, सोडियम पोटेशियम को कभी ऑक्साइड में मत लाना, इतना याद रखोगे। हम्म, और बेरिलियम मैग्नीशियम कार्बोनेट स्ट्रोंडियम जो ग्रुप टू का आएगा, उसको आप हमेशा कार्बोनेट को ऑक्साइड में लेके चले जाइएगा और CO2 रिलीज करिएगा। यहाँ तक समझ में आई बात?
तो ये इंफॉर्मेशन याद रखो, अभी क्वेश्चन बनाने में हेल्प होगा, इसीलिए मैंने इंफॉर्मेशन पास कर दिया। अब ये मिक्सर आपका 15 ग्राम का सोडियम कार्बोनेट का कैल्शियम कार्बोनेट का, you are getting here the 1.12 liter of CO2. According to that, this information, you know that whatever the CO2 you are getting, that CO2 you are getting from the calcium carbonate decomposition. That part is clear. यस अब क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने डिकम्पोज कर दिया। मैंने देखा कि इसका मोल रेशियो 1:1 है, तो दोनों को मोल्स को मैंने इक्वेट कर दिया। अब इस मोल्स को मैंने मास में एक्सप्रेस कर दिया, इस मोल्स को मैंने वॉल्यूम में एक्सप्रेस कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने मास कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल लिया। अब बताओ, अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर 5 ग्राम होगा तो 10 ग्राम किसका होगा? सर परसेंटेज 66.6% होगा। यस, परसेंटेज ऑफ किसका निकलना था? सोडियम कार्बोनेट का। Na2CO3. हाँ, तो NO2 का अमाउंट कितना होगा बताइए खुद से, ओरिजिनल मिक्सर में 10 10 ग्राम। 10 10 gram. 10 और बाई टोटल 15 इंटू 100। तो 2/3 आ जाएगा, तो 2/3 इंटू 100 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका नियरली 66.6। 66% कैरी अप्रोक्सीमेटली। तो बताइए समझ में आई है? फिर से बता दो, मैंने बोला कि मिक्सर है आपका सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट का, और हीट करने पे आपका 1.12 लीटर CO2 आया। ये जो 1.12 liter CO2 you are getting from the decomposition of calcium carbonate, not from the sodium carbonate, because sodium carbonate cannot undergo thermal decomposition. Sodium carbonate you can't decompose into the sodium oxide plus CO2. तो डिकम्पोजिशन होगा सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये CO2 आपको इन्फॉर्म करेगा कि हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट यू हैव इन द मिक्सर। After getting the mass of calcium carbonate, you can find the mass of sodium carbonate in the original mixture. क्लियर हुआ ये बताइए? हाँ सर। चलिए श्रुति समझ में आई ये फिर से बता दूं? ऋतुप्रिय बताइए, ऋतु बताइए बेटा, समझ में आया ये फिर से बता दो ये ऋतुप्रिया। सर थोड़ा वो टेबल दिखा दीजिए। दिखाना। हम्म। हाँ सर ये आप किसी बुक में जाएंगे तो नीट के जो बच्चे हैं उनको पूछेगा कि सोडियम कार्बोनेट को हीट करने पे कितना वॉल्यूम आएगा, तो बोलना 0 वॉल्यूम, क्योंकि वहां पे CO2 आपका इवॉल्व नहीं होगा। याद रखिएगा ये सब। चलिए, दैट पार्ट इज क्लियर फॉर यू फ्रॉम दिस क्वेश्चन। हाँ सर। ओके, अब जो बताने जा रहा हूँ सुनना, कि ये मास 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 वॉल्यूम, ये रिलेशन समझ में आ रही ना? आर्यन बताइए, तो मैं चल रहा हूँ आगे। पहले ही बताओ समझ में Yes. आ गया तो मैं आगे चल रहा हूँ, आगे का टॉपिक ले रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन क्वेश्चन के थ्रू मैं एक टॉपिक को टच करूंगा, उससे बताऊंगा क्या होगा। देखना देखना, लिखो 8.4 ग्राम, ऐसे लिखो 8.4 ग्राम नहीं लिखो, ऐसे लिखो 10 ग्राम सैंपल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट गिव 1.12 liter of CO2 gas at STP। ऐसे लिखो 2.24 लीटर CO2 gas at STP। Find the percentage purity of this sample। एक क्वेश्चन ये हुआ, कर ली कॉपी? तो मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर 2 क्वेश्चन को एक सीक्वेंस में बताऊंगा क्या होता है। कॉपी कर लिए तो बताइए, मैं ऊपर। हाँ सर। चलिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा Yes, छोड़ sir. दीजिए, एक क्वेश्चन सर और एक बार दिखाइए क्वेश्चन। एक सेकंड। देखिए,
10 gram sample of sodium magnesium carbonate gave the 2.24 liter of CO2 at STP. Find the percentage purity of this sample. क्या होता है इसका मीनिंग वो बता रहा हूँ, ये कंपटीशन में यही सब क्वेश्चन पे स्ट्राइक करता है। देखो क्या बता रहा हूँ, कर ली कॉपी, तो मैं चल रहा हूँ आगे दूसरा पे। देखिए क्वेश्चन 2 क्या दे रहा हूँ, देखो फाइंड द अमाउंट ऑफ नहीं लिखो, ऐसे लिखो कि 50 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल with 80% purity is heated strongly to produce calcium oxide and CO2. Find the mass of calcium oxide and volume of CO2 would be produced at STP. बताओ कितना केजी का आपका सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट का? 50 kg। 50 केजी। अब एक काम करो, एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ कि जितना भी हम लोग सैंपल लाते हैं, जैसे मार्बल होता है आपका जो मार्केट में मिलता है, ये सब कहाँ से माइनिंग के थ्रू आता है कि नहीं, बताओ बेटा, माइनिंग के थ्रू आता है। हाँ सर। तो माइनिंग के थ्रू जब आता है, जैसे गोल्ड भी हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, या जिंक आपका देखते हो, या एल्युमिनियम देखते हो, आयरन देखते हो, जितना भी होता है सब माइनिंग के थ्रू आता है। अब क्या होता है कि बेटा आपको ये भी पता है कि एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है, कुछ एलिमेंट होता है नोबल मेटल, अब पता होगा आपको ये। हाँ सर। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आप पढ़ोगे, मैं बताऊंगा, गोल्ड किसी से रिएक्ट ही नहीं करता, वो नेटिव स्टेट में रहता है, वो प्लैटिनम गोल्ड सब नेटिव स्टेट में रहता है वो। और कैल्शियम सोडियम सब क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तो ये सब हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही आपको नेचर में मिलेगा। यू विल गेट दिस एलिमेंट इन द एलिमेंटल फॉर्म। आप कहीं भी जाओ, सोडियम आपको फ्री नहीं मिलेगा, सोडियम हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। कैल्शियम कभी फ्री नहीं बोलेगा, ऐसा कभी नहीं जाओगे कि आप रोड से जाते रहोगे कैल्शियम बोलेगा हाय आर्यन, ऐसा कभी नहीं होता, कैल्शियम कभी फ्री नहीं मिलेगा आपको। आई बात समझ में? कैल्शियम कभी फ्री नहीं मिलेगा आपको। तो बेटा आप खुद से बता दो कि आयरन जो होता है नेचर में वो भी फ्री नहीं रहता है, आयरन भी कंबाइंड फॉर्म में रहता है। तो बेटा उसको एक्सट्रैक्शन के थ्रू हम लोग सेपरेट करते हैं कि नहीं करते हम लोग? तो वैसे क्या होता है कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल बोलते हैं, हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट ही मार्बल होता है। तब मार्बल जो होता है, ये जब आप माइनिंग के थ्रू जाते हैं वहां पे, तो मार्बल मैंने जो कलेक्ट किया 50 kg, उसमें 80% प्योरिटी ही है। तो बेटा बताओ 20% क्या होगा वहां पे, इम्प्योरिटी। हाँ सर। अब वो इम्प्योरिटीज को तो तोड़ के आप CO2 नहीं ला सकते हो। अब मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ सैंड आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा, तो वो इम्प्योरिटीज तो आपको CO2 नहीं देगा। और कैल्शियम ऑक्साइड है, CO2 जो ला रहे हैं वो किसके डिकम्पोजिशन से ला रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से। तो बेटा खुद से देखो कि 50 kg में आपका हाउ मच अमाउंट ऑफ द प्योर अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 80%। 80%। तो वी हैव टू फाइंड द 80% ऑफ द 50 kg। तो 50 kg का 80% कितना होगा, 40 kg। हाँ यस सर। सर। इसका मतलब आपका 50 kg सैंपल में 40 kg आपका प्योर अमाउंट है, 10 kg आपका इम्प्योरिटी है। तो इम्प्योरिटी को साइड कर दो, प्योर अमाउंट को डिकम्पोज करके सारा अमाउंट फाइंड कर लो। आई बात समझ में? ओके सर। ओके सर। सर पहले वाले का आंसर 84% आएगा क्या? नहीं नहीं, पहले का बता रहा हूँ, पहले का वो आएगा तो फिर से बता रहा हूँ, पहले इसका बताइए, इसका पहले आंसर बताइए आप। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप बता दो यहाँ पे कितना परसेंट होगा प्योर, कहाँ गया ये?
Sir, not visible. मैं बोला आपको कि कितना परसेंट आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट प्योरिटी। 80%. 80%। 80%। आप ऐसा ऐसा करोगे ना, ऐसा करोगे ना बेटा, आप यहाँ पे आप लिखेंगे ना प्योर एमो। प्योर किसका निकालेंगे, प्योर एमो कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्योर अमाउंट कितना हो जाएगा, 50 kg का 80% जो होगा, तो डेफिनेटली 40 kg ना। यस। कैल्शियम कार्बोनेट का बेटा तोड़ोगे तो किसमें आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब बताइए इसका 1 मोल को तोड़ोगे तो 1 मोल क्या आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड आएगा, 1 मोल क्या आएगा, CO2। हाँ सर। अब बताइए मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मोल्स ऑफ CO2 कितना आएगा, 1. 1:1। तो बेटा बताइए मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू क्या लिखोगे, Moles of CO2. मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ। CO2। ये पार्ट क्लियर है आप लोगों का। अब बताइए, हाँ अब सर। मोल्स को एक्सप्रेस करेंगे मास में, तो आपने कितना मास लिया था, 40 kg डिवाइडेड बाय मोलर मास 100। ये इसका वॉल्यूम निकालना था तो एक्स लेंगे, ये 22.4 लीटर लेंगे, तो बेटा यहाँ से नहीं फाइंड कर लेंगे हम लोग वॉल्यूम, हाँ सर। तो एक्स ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा ये 4, ये मैं देख रहा हूँ ये 22.4 इंटू इधर आप 100 ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा आपका 0, उधर से 4 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा वो तो यहाँ पे 400. 2 लीटर करीब आ जाएगा कि नहीं, इतना बताइए आप लोग। सिमिलरली अगर कैल्शियम ऑक्साइड का मास फाइंड करना होगा तो निकालेंगे आप 56 ग्राम लेके 1 मोल का। सर 8960 लीटर आ रहा है CO2 का, और मास ऑफ CO आ रहा है 22.4 kg. यस, दैट पर्टिकुलर फॉर योर। अब बताइए अब ये बताइए समझ में आई परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या होता है। यस सर. अगर कहीं पे क्वेश्चन देगा, आप कहीं भी क्वेश्चन देखिएगा, एली देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, आर्यन देखो मैं बता रहा हूँ, राहुल देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके पास बेटा दिया 50 kg, उसमें परसेंटेज प्योरिटी दिया 80%, तो 50 kg का 80% फाइंड करो, बिकॉज 50 kg का 80% को ही डिकम्पोज कर सकते हो आप कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। अब फाइंड कर लो, आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे रीत देखो, आपको मैंने सैंपल कितना ग्राम का दिया, 10 ग्राम. 10 gram. 10 ग्राम का। अब बेटा वो कितना लीटर आपको CO2 दे रहा है, 2.24 लीटर। हाँ सर. आपको पूछ रहा है कि परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल बताओ, मतलब ये 10 ग्राम सैंपल में आपका 10 ग्राम तो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं है। बेटा जो सैंपल बोला तो सैंपल में तो 100% आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं हो सकता है ना। हाँ सर। आपको क्या करना पड़ेगा, लेकिन ये CO2 जो आ रहा है वो किससे आ रहा है, आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट से ही आ रहा है आपका। हाँ सर. CO2 कहाँ से आ रहा है, CO2 आ रहा है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट से। आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, सुनो, टू गेट परसेंटेज प्योरिटी, याद रखिएगा, टू गेट परसेंटेज प्योरिटी फर्स्ट फाइंड प्योर अमाउंट ऑफ reactant, pure amount of substance, pure amount of the substance that is reactant रहेगा वो, from given amount of any product। यही ट्रिक होता है इसको फाइंड करने के लिए।
जब भी इस पे वर्क करोगे तो आपका टारगेट पहले यही सेट होना चाहिए। ये ट्रिक मैंने बता दिया आपका। ये ट्रिक आप हमेशा याद रखना कि जैसे आपका ट्रिक होना चाहिए, तो ये ट्रिक मैंने बता दिया कि कभी भी अगर परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन दे फाइंड करने आपको बोलेगा, तो आप क्या करना, फर्स्ट आपका टारगेट होना, यू हैव टू फाइंड द प्योर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट इज रिएक्टेंट फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ एनी प्रोडक्ट। यहाँ पे बेटा बताओ तो प्रोडक्ट कौन है इस क्वेश्चन में? CO2 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 CO2। कितना कितना लीटर है वो? 2.24 liters 2.24 2.24 CO2 का 2.24 लीटर से सीधा रिवर्स बैक करके आप फाइंड कर लीजिए अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। दैट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट विल बी प्योर अमाउंट 8.4 grams 8.4 ग्राम्स आ गया। अब बताइए 8.10 ग्राम सैंपल था, उसमें 8.4 ग्राम्स आपका निकल गया कौन किसका? मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो रिमेनिंग आपका वहां पे 1.6 ग्राम किसका होगा? इम्प्योरिटीज। हाँ परसेंटेज प्योरिटी आपका 84% आ जाएगा। आई बात समझ में? ये फिर से बता दूं, देखो क्या करेंगे, सुनो, फिर से बता देता हूँ। मान लो कि ये दिस इज योर सैंपल ऑफ द 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसके अकॉर्डिंग आएंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब बेटा हीट करोगे तो आपका क्या निकलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो बेटा मुझे इस बोल बाबू तरह तरह ईटा समझ में आई कैसे कर रहे हैं हम लोग? देखो यहाँ हाँ पे सर इसका बेटा बताइए, इसका एक मोल का मोस होता है 84 ग्राम, तो ये क्या होगा? 22.4 लीटर देगा कि नहीं आपका? हाँ ये सर 84 ग्राम, आप 84 ग्राम किसके लिए लिखे? 1 मोल के लिए, 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट? वन 1 मोल मोल आप बताइए कि 22.4 लीटर CO2 given by how many grams of magnesium carbonate? 84 ग्राम मैग्नीशियम 84 ग्राम कार्बोनेट। तब बेटा बताइए 1 लीटर कितना देगा आपको? 1 लीटर से कितना आएगा आपका? 84 by 22.4 ओके, तो आपको क्या पूछ रहा था वहां पे? 2.24 लीटर ना? तो 84/22.4 इंटू 2.24 करेंगे, ये 844 ग्राम जो होगा ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब बताओ ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का अमाउंट है, ये प्योर अमाउंट है कि अमाउंट ऑफ सैंपल है ये? pure प्योर amount अमाउंट है। अब बताइए तो आपका स्पेस वहां पे नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको कि प्योर अमाउंट कितना होगा? प्योर अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, प्योर अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना हो गया आपका? 8.4%, 8.4 ग्राम्स। आप देखो क्या होगा, परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करेंगे। परसेंटेज प्योरिटी होता है प्योर अमाउंट दैट इज 8.4, टोटल अमाउंट ऑफ सैंपल दैट इज द 10 इंटू 100। तो बताइए बेटा कितना परसेंट प्योरिटी है यहाँ पे? 84%। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, जब भी परसेंटेज प्योरिटी से क्वेश्चन देगा आपको, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको हमेशा मेंशन देगा। तो बेटा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट से क्या फाइंड करोगे? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। क्या फाइंड करोगे? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट का वो अमाउंट हमेशा वो प्योर अमाउंट, सैंपल दिया रहेगा, प्योर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को डिवाइड कर देना सैंपल से इंटू 100 कर देना। आई बात समझ? परसेंटेज प्योरिटी कैसे फाइंड होता है देखो, समझ में आई बात? ये फिर से बता दो। सर और एक बार बोल दीजिए। बोल देता हूँ, पहले एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ प्योर अमाउंट अपॉन किसका लेंगे? अमाउंट ऑफ किसका लिखेंगे बताइए बेटा? अमाउंट ऑफ सैंपल, सैंपल जिस पे वर्क करेंगे इनटू क्या करेंगे आप? 100। यही होता है। सुनो, किसी का सैंपल होगा तो उसमें इम्प्योरिटीज भी रहेगा कि सीधा प्योर अमाउंट रहेगा? ये बताइए, मे बी प्योर अमाउंट है, मे बी इम्प्योरिटीज। इम्पेरेटिव। अब हाँ, इम्प्योरिटीज भी रह सकता है वहां पे, क्यों नहीं सकता? मान लीजिए कि आप मार्केट में कुछ भी खरीदने जाओगे, आज के डेट में कुछ भी आप प्योर अमाउंट नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटीज रह ही जाता है आपका।
100% प्यूरिफाई किसी को नहीं कर पाओगे आप बेटा, कभी नहीं होता 100% प्यूरिफाई। अगर आपने, आप तो मेडिकल के लिए मेटलर्जी का पार्ट एक होता है केमिस्ट्री में, 100% रिफाइनिंग नॉट पॉसिबल। अल्ट्रा प्योर आप ला सकते हो लेकिन 100% प्योर नहीं ला सकते हो। तो एक काम करो, मैं बता रहा हूँ आपको। आप सबसे पहले बताओ मैग्नीशियम कार्बोनेट का यहाँ पे सैंपल कितना दिया था? 10 ग्राम का दिया था। मैग्नीशियम कार्बोनेट का सैंपल 10 ग्राम को जब डिकम्पोज किया आपने तो वहां पे 2.24 लीटर CO2 आया। आपको पूछ रहे कि फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ दिस सैंपल, मतलब ये 10 ग्राम सैंपल में कितना परसेंटेज आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो फाइंड करो, ये पूछ रहा आपसे। तो बेटा बोला कि मैंने इस क्वेश्चन को जब भी बनाओ तो आपको हमेशा याद रखना कि इस क्वेश्चन को जब भी बनाने जाओ आप ये, तो फर्स्ट फाइंड द प्योर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट इज रिएक्टेंट, दैट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्योर अमाउंट फाइंड करो फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ एनी प्रोडक्ट। ये देखो प्रोडक्ट का यहाँ पे वॉल्यूम दिया था, इसके रेफरेंस से मैं फाइंड कर लूंगा प्योर अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। आई बात समझ में? हाँ सर। Yes, sir. अब ये प्योर अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट जब फाइंड कर लिए तो आपके पास सैंपल कितना है? 10 ग्राम का। 8.4। हाँ, तो आप क्या करेंगे, प्योर अमाउंट ऑफ सैंपल जितना था तो 8.4 दे देंगे। अमाउंट ऑफ सैंपल कितना था? 10 था। इनटू 10। क्या करेंगे, 8 से कितना मिलेगा? 84% आएगा कि नहीं, बताइए आप लोग। हाँ हाँ सर। तो परसेंटेज प्योरिटी आई बात समझ में? Yes, sir. परसेंटेज प्योरिटी आई बात समझ में? अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको, एक और क्वेश्चन करो उसके बाद एक चीज बताता हूँ, बहुत अच्छा चीज। ये क्वेश्चन 3 में बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करो देखो। 8.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट गिव, देखो मैंने बोला 8.4 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये हो जाएगा आपका गिव, मैं बता रहा हूँ आपको 3.2 ग्राम of magnesium oxide on heating. Find the percentage yield of this of this reaction. Decomposition है तो for of this decomposition, इसका मतलब क्या होता है सुनो। बेटा होता है क्या कि जब लैब में हम लोग कुछ काम करने जाते हैं या इंडस्ट्रियली कुछ भी हम लोग बनाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस या जो भी होता है, फ्रॉम द एनी प्रोसेस लाइक द हैबर्स प्रोसेस आप जानते हो, यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, बहुत सारे हम लोग कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन बेटा जिस प्रोपोर्शन में आप यहाँ पे थ्योरेटिकली आप बोल रहे हो ना कि इतना अमाउंट आप नाइट्रोजन लो तो दिस अमाउंट ऑफ द अमोनिया यू विल गेट, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली हम लोग 100% बोल देते हैं, लेकिन जब कैलकुलेट करने जाएंगे, आप बनाने जाओगे, लैब में बनाने जाओ या मशीन में, आप इंडस्ट्री में जाके बनाने जाओ, वहाँ पे आप जितना अमाउंट आप कंबाइन करा रहे हो उसी के प्रोपोर्शन में आपका प्रोडक्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ वहां पे वेस्टेज होता ही है। एक सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको, एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ। दुनिया में कोई भी ऐसा मशीन है हीट इंजन या जिसका इफिशिएंसी 100% होता होगा, बताइए बेटा। नहीं सर। कोई आदमी, आप बता दो एज ए स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट कभी 100% पढ़ाई पे देता है? नहीं, जो देता है वो बहुत ऊपर चला जाता है। 100% बेटा नहीं, मतलब 100% कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब ये सिंपल थ्योरी है कि जब आपने बोला कि 100 ग्राम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने से 22.4 लीटर CO2 आता है, लेकिन रियली में जाओगे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब डिकम्पोज करोगे तो आपको 22.4 लीटर CO2 नहीं मिलेगा, ना आपका 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कम्प्लीटली डिकम्पोज होगा। मतलब इसका मतलब जब भी आप रिएक्शन करवाओगे लैब में या कहीं भी, तो आपका वो 100% इफिशियंसी के साथ रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है, तो वहां पे 80% कंप्लीट होगा,
या मे बी 90% कंप्लीट होगा, या मे बी 50% कंप्लीट होगा। तो इस टाइप का थ्योरी आपका मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। आप ये सिंपल बता दो कि आपने 8.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब आपने डिकम्पोज किया तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड यू आर गेटिंग। सर 4 ग्राम। नहीं नहीं, यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको? 3.2 ग्राम्स। तो बेटा बता दो, रियली एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज योर 3.2 ग्राम्स, बट थ्योरेटिकली अगर जाएंगे तो कितना मिलना चाहिए मेरे को? 4 ग्राम्स। हाँ सर। तो देखो क्या होता है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट को थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट से अगर डिवाइड करके इनटू 100 कर दोगे तो उस रिएक्शन का यील्ड आपको पता चल जाएगा। मान लो कि आपका एक्सपेक्टेशन था कि 4 मोल्स होना चाहिए और एक्चुअल मोल्स यू आर गेटिंग द 2 मोल्स, आपको 50% ही मिला ना वहां पे। सुनो, एक्सपेक्टेशन था कि 4 मोल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। मैं इस रिएक्शन के लिए नहीं बता रहा हूँ, किसी दूसरा रिएक्शन के लिए बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट आपने एक रिएक्टेंट को मिक्स किया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्रोडक्ट मेरे को 4 मोल मिलना चाहिए, बट एक्चुअली यू आर गेटिंग ओनली 2 moles. After mixing the reactant, you are expecting for the 4 moles of product. Really, you are getting the only the 2 moles of product. बेटा बता दो, 4 moles का एक्सपेक्टेशन था, मिल रहा आपको 2 ही moles, 50% ही मिल रहा ना आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। हाँ सर। तो उस रिएक्शन का यील्ड हो जाएगा 50%। आई बात समझ में? अगर मान लो कि आपने एक्सपेक्ट कर रखा कि 4 मोल, लेकिन मिलेगा आपको वहां पे 3 मोल्स, आपका इफ यील्ड हो जाएगा 75%। अगर आपका एक्सपेक्टेशन है 4 मोल्स लेकिन मिल रहा है आपको 1 मोल्स, तो आपका यील्ड हो जाएगा 25%। आई बात समझ में? यस सर। इसको ऐसे ही आप याद रखो। देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, टू गेट परसेंटेज यील्ड, फर्स्ट फाइंड द theoretical amount of the product। जब भी किसी रिएक्शन में परसेंटेज यील्ड फाइंड करने जाएंगे तो साले आप क्या फाइंड करने जाओगे वहां पे? theoretical amount of product। सर थ्योरेटिकल अमाउंट पहले, थ्योरेटिकल अमाउंट पहले फाइंड करेंगे। आप देखो, एक क्वेश्चन बनाने दीजिए, उसके बाद बता देता हूँ। देखो थियोरेटिकल अमाउंट ऑफ रिएक्शन से कितना अमाउंट आ रहा है बोल। हाँ, थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ रिएक्शन के थ्रू फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद का जो थ्योरी बता रहा हूँ वहां पे देखिएगा क्या लिख रहा हूँ, देखिएगा क्या लिख रहा हूँ, सुनिएगा, रुकिए। उसका दिए क्वेश्चन का थ्योरी बता के एक क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा, इस पे देखिएगा। उसके बाद आप जाएंगे परसेंटेज यील्ड पे। तो परसेंटेज यील्ड जब होगा तो परसेंट यील्ड होता है आपका एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब ये अमाउंट आपका मोल में भी हो सकता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जिसके बारे में बोलेगा रिएक्शन में, किसी प्रोडक्ट को ले लो, अपॉन थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। बट एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंटू 100 कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? परसेंट यील्ड। परसेंटेज परसेंटेज यील्ड मतलब उतना परसेंट वहां पे रिएक्शन हुआ। तो आप देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने ट्रिक बता दिया कि सबसे पहले आपको फाइंड करना है क्या है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज टू गेट द परसेंट यील्ड। फर्स्ट फाइंड द थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप थ्योरेटिकली पहले अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड कर लो। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो एक्सपेरिमेंटल, वो क्या होगा आपका? एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा कि थ्योरेटिकल? एक्चुअल। और थ्योरेटिकल आप पहले फाइंड कर लो। तो बताइए, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करने से क्या मिलता है आपको? CO2। अब मेरे को बोलना कि इसका 84 ग्राम को अगर डिकम्पोज करते हैं हम लोग तो कितना मिलता है? 2.4 लीटर किसका मिलता है? आपने देखा इसका 1 मोल, तो इसका भी कितना होगा? 1 मोल। सिंपल थ्योरी कि इसका 84 ग्राम को डिकम्पोज करोगे तो 22.4 लीटर मिलेगा, राइट। अब इसका 8.4 ग्राम लेंगे तो कितना मिलना चाहिए आपको, बताइए।
2.24 लीटर। इसका कितना होना चाहिए बताइए, इसका भी 1 मोल आएगा, इसका मास होता है 40 ग्राम, तो इसका कितना आना चाहिए 4 ग्राम्स। तो बताइए ये जो 4 ग्राम होगा ये थ्योरेटिकल अमाउंट है कि एक्चुअल अमाउंट है? theoretical Theoretical. थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ अमाउंट। और एक्चुअल अमाउंट कितना बताइए? 3.2 3.2 gram. 3.2 ग्राम। तो बताइए एक्चुअल अमाउंट कितना है आपका बताइए? 3.2 ग्राम। 3.2 gram. परसेंट यील्ड बताइए खुद से। 80%। आपका 80%. 3.4 इंटू क्या करेंगे 100, तो कितना निकल के आ गया आपका 80%। ये बात समझ में आई परसेंट यील्ड का मतलब क्या होता है? हाँ सर। देखो मैंने दो थ्योरी पढ़ा है, दो थ्योरी मैंने एक सिंपल वे से मैंने पढ़ा है, एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन पे, और इसी को देगा आपको एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में। कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लेट मी फर्स्ट डिस्कस द लिमिटिंग रीजंस, और लिमिटिंग रीजन के साथ इसका कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म स्टार्ट होगा, वहीं से कंप्लीशन क्वेश्चन पकड़ता है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं देगा। मैंने जो स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी क्वेश्चन दो बताया, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपका नीट का है। नीट का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, परसेंटेज प्योरिटी का, परसेंटेज यील्ड का। बेटा परसेंटेज प्योरिटी पूछेगा तो आप हमेशा याद रखना, फ्रॉम द प्रोडक्ट यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, आफ्टर गेटिंग द रिएक्टेंट यू कैन फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज यील्ड में क्या करेंगे, रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट आप फाइंड करोगे, वो होगा आपका थ्योरेटिकल अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा दैट गिवन इन योर क्वेश्चन, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट इनटू 100, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज यील्ड। तो बताओ परसेंटेज यील्ड परसेंटेज प्योरिटी दो क्लियर हो आपका? हाँ सर। यस सर। इन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं एक क्वेश्चन और दूंगा इस पे। बोलिएगा तो एक क्वेश्चन और दे दूंगा इसमें मैं। देखो सर हाँ सर, एक बार बोल देंगे? कौन सा, ये पूरा टॉपिक है परसेंटेज प्योरिटी का? हाँ हाँ, यहाँ वाला। अरे देखो बेटा, यहाँ पे एक ट्रिक मैंने बताया, टू गेट द परसेंटेज यील्ड, मतलब किसी भी रिएक्शन में कितना परसेंटेज का प्रोडक्ट बन रहा है वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या बोला, फर्स्ट फाइंड द थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। अब बेटा बता दो, यहाँ पे 8.4 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट, आपने 3.2 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया, तो आप क्या करोगे, परसेंटेज यील्ड आपको फाइंड करना है। यहाँ पे 3.2 ग्राम जो दिया ये एक्चुअल अमाउंट है कि थ्योरेटिकल अमाउंट है? एक्चुअल। एक्चुअल हाँ। आप क्या करेंगे, रिएक्शन के थ्रू आप फाइंड कर लेंगे उसका थ्योरेटिकल अमाउंट। थ्योरेटिकल अमाउंट अगर एक्चुअल अमाउंट इक्वल हो जाएगा तो फिर आप यील्ड कितना बोलेंगे, 100%। और ये जो थ्योरेटिकल अमाउंट जैसे देखेंगे एक्चुअल अमाउंट से, थ्योरेटिकल अमाउंट जैसे देखेंगे एक्चुअल अमाउंट वेरी कर गया, मतलब एक जैसा नहीं है, तो आपका यील्ड आपका 100% नहीं होगा। तो आप थ्योरेटिकल अमाउंट कैलकुलेट कर लो, एक्चुअल अमाउंट दिया रहेगा, ये फॉर्मूला पुट कर दो, अपने आप आ जाएगा परसेंटेज प्योरिटी। हाँ ये सर। परसेंटेज यील्ड आई बात समझ में? हाँ हाँ देख हाँ। बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, देखना यहाँ, या वहीं पे क्वेश्चन में दे रहा हूँ, सुनो लिखो, लिखो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखिए। आप लिखो ऐसे कि 2.56 ये 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट gave 0.54 ग्राम of residue on strongly heating. Find percentage yield. इसका परसेंटेज यील्ड पहले फाइंड करो, आप ये बोलता है फाइंड द परसेंटेज यील्ड, सर वो 2.76 है ना? और 2.76 सही है।
और ये लिखिएगा आप Ag2O कार्बोनेट है। तो सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108 U, 8 लीजिएगा। कार्बन का आप लीजिएगा 12, ऑक्सीजन का लेंगे आप कितना 16। मतलब सिल्वर कार्बोनेट से कितना रेसिड्यू कितना आ रहा है आपका 0 54. देखो रिएक्शन क्या होगा, मैं रिएक्शन में आपको हेल्प कर रहा हूँ। रिएक्शन क्या होता है सुनो। सिल्वर कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो 2 ग्राम आपका, ये देखो ये सिल्वर आ जाएगा, ये आपका प्लस क्या हो जाएगा CO2 गैस आएगा, ये भाग जाएगा वहां से। अब प्लस क्या होगा, हाफ O2 गैस होगा, वो भी भागेगा वहां से। अब देखो रेसिड्यू में कौन होगा, सिल्वर होगा। अब Silver. बताइए सिल्वर, सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है 108। इसका अगर 1 मोल दोगे तो सिल्वर कितना आएगा आपका 2 मोल। हाँ सर। अब बताइए 1 मोल सिल्वर कार्बोनेट का मास होता है 276 ग्राम। तो 276 ग्राम लोगे तो इसका क्या होगा 216 ग्राम आएगा, चेक कर लो। बेटा आपने 2 मोल सिल्वर लिया, 1 मोल सिल्वर स्टैंड फॉर द 108 ग्राम, तो 2 मोल सिल्वर स्टैंड फॉर 216 ग्राम। देखो ये 2 मोल है, मतलब 2 मोल, तो 1 मोल का मास होता है 108, तो 2 मोल का 108। आई बात समझ में। तो 276 ग्राम अगर लेंगे तो आपको कितना मिलेगा 216 ग्राम ही मिलेगा रेसिड्यू। हाँ सर। ये क्या थ्योरेटिकल है एक्चुअल। थियोरिटिकल। Theoretical. Theoretical amount of residue, but actual amount of residue you are getting 0.54 ग्राम। सर 25%। यस, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा बताइए आप लोग खुद से। थ्योरेटिकल कितना, एक्चुअल कितना आ रहा है आपका 0.54, एक्चुअल कितना आ रहा है आपका 2.16 2.16। इंटू 100 कितना आ रहा है 25% आ रहा है, चेक कर लो। आ रहा है कितना आ रहा है 2.16 आ रहा है कि नहीं, 25% आ रहा है, चेक कर लो आप लोग। हाँ सर। आप बताइए तो परसेंटेज समझ में क्या होता है एक्चुअली। हाँ सर। परसेंटेज का मतलब होता है कि when reaction happens, the no any reaction happen with the 100% efficiency, right? So whatever your expectation, that definitely you will get the amount of product less than your expectation. मतलब आपका जो एक्सपेक्टेशन है उससे प्रोडक्ट हमेशा आपका लेस मिलेगा। एक्चुअल कितना मिला और आपका कितना एक्सपेक्टेशन था थ्योरेटिकली, तो एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100, तो क्या देगा वो परसेंटेज यील्ड। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। नहीं सर। बताइए जितना भी स्टूडेंट है बताइए परसेंटेज प्योरिटी समझ में आ गया, परसेंटेज यील्ड समझ में आ गया आपको। हाँ सर। तो मैंने दो चीज बताया, परसेंटेज यील्ड बताया, परसेंटेज प्योरिटी। ये थ्योरी आपको कुछ थ्योरी बताया, क्वेश्चन और भी करवाएंगे, सिंपल क्वेश्चन देके मैंने इसको एक्सप्लेन किया। आप जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 3 जो भी होगा आपको देखो। 2 moles of A and 3 moles of B are mixed to form C and D as follow। बोला है कि 2A plus B that give the 3C plus 4D ये बना। मान लो ये रिएक्शन बैलेंस है, अपोथेटिकल रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है ये। कैलकुलेट
moles of C would be produced, कितना बनेगा? Moles of the reactant will be left. Would be left as excess. ये आपको फाइंड करना है। आप सबसे पहले बताओ, बता कितना मोल आपने लिए? ए का 2 मोल है, बी का कितना लिया आपने? 3 मोल। दोनों को आपने मिक्स किया, सी और डी आए एज फॉलो। आपको कैलकुलेट करना कितना मोल सी आपका प्रोड्यूस होगा और हाउ मेनी मोल्स ऑफ द हाउ मेनी रिएक्टेंट वुड बी लेफ्ट एज एक्सेस, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले आपके पास एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट्स का। तो देखो होता क्या, सुनो, एक सिंपल बता रहा हूँ आपको, पहले सुनना मेरे को। वो 2a+3 भी है ना? 2a+b, 2a+b, that give the 3c+4d. हाँ क्वेश्चन में 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी, 3 moles of b, 3 moles of b. ये क्वेश्चन में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन आपका ये हाइपोथेटिकल है, ये हाइपोथेटिकली मैंने बैलेंस करके रखा, और क्वेश्चन में 2 मोल बी का है और 3 मोल्स ऑफ बी, 2 मोल्स ऑफ ए का है, 3 मोल्स ऑफ बी है। वो आप कोफिशिएंट से मत देखो, उसको कोडेट करो आप, वो मैं अपने मन से दिया है, हाँ, कोफिशिएंट से कोडेट नहीं करो आप। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ सुनो यहाँ पे, जैसे देखना अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाए थे उसमें जो रिएक्टेंट होता था, किसी एक रिएक्टेंट का अमाउंट मेंशन करते थे या दोनों रिएक्टेंट का, किसी एक का। वॉट एवर टॉट यू टिल नाउ, जितना भी मैंने स्टोइकियोमेट्री में भी तो क्वेश्चन लिया था, उसमें देखो एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट को हमेशा मेंशन करते आया मैंने। कभी हाँ ऐसा सर। रिएक्शन हुआ जो रिएक्टेंट दो दो रिएक्टेंट के बारे में बोला था? नहीं, एक भी रिएक्शन में नहीं बोला था ऐसा। आप यहाँ पे सुनो होता क्या है बेटा, एक सिंपल थ्योरी सोचो कि आपके घर में मान लो यहाँ पे मिल्क रखा हुआ है, एक सिंपल थ्योरी सोचो, यहाँ पे शुगर रखा हुआ है और यहाँ पे टी लीफ रखा हुआ है, टी लीफ रखा हुआ है यहाँ। ये सब स्टोर करके मम्मी ने आपके वार्डरोब में रख दिया, वहां पे किचन में रखा हुआ है। मान लो आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं, राइट? मान लो गेस्ट आ गया, 7 गेस्ट आपके घर में। कितना गेस्ट आया आपके घर में? 7 गेस्ट। अब मान लो 7 गेस्ट जो आए यहाँ पे घर में, आपका 7 गेस्ट जो आएंगे, तो आप सिंपल थ्योरी सोचो कि आपका फ्रेंड ही आया 7 या गेस्ट आपके घर में 7 आ गया। ये मिल्क जो है यहाँ पे मान लो कि 4 कप्स है यहाँ पे, चीनी आपका यहाँ पे 1 kg है और ये आपका ½ kg है। आप मेरे को बता दो, अगर आपके पास 7 गेस्ट आए हुए हैं, 7 गेस्ट को आपको सर्व करना है टी, और आपके पास मिल्क है 4 कप का, इज इट पॉसिबल टू सर्व द 7 कप्स ऑफ टी? बताइए आप। नो सर। नो सर। नहीं सर्व कर सकते। मतलब यहाँ पे शुगर तो बोल रहा है मैं तो कर दूं, मैं तो हूँ रेडी, टीली बोलेगा मैं भी रेडी हूँ, क्योंकि ½ kg तो बहुत अमाउंट होता है। वैसे बताओ तो यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है कि 4 ही कप बनना चाहिए चाय? मिल्क। Milk. मतलब कि 7 गेस्ट में से सिर्फ 4 गेस्ट को आप सर्व कर सकते हो। 3 गेस्ट देखते रहेगा, अरे भाई तुम चाय का चुस्की ले रहा है, मेरे को तो कुछ नहीं मिला, Hmm. अब बताओ तो आदमी पे गुस्सा आएगा कि तुम्हारे चलते मेरे को नहीं मिला। लेकिन रियल में कौन है यहाँ पे, बताओ कौन शॉर्ट, किसका शॉर्टेज हो गया? मिल्क का। Milk का। आप बेटा बता दो कि आप ये तीनों को मिला के, आप इन तीनों इंग्रेडिएंट को मिला के आप चाय बनाते हो। आप खुद से सोचो कि अगर मिल्क देंगे, शुगर देंगे और टी लीफ नहीं देंगे तो चाय बनेगा? वो नहीं, मजा नहीं आएगा।
अगर टी लीफ देंगे, शुगर देंगे, मिल्क ही नहीं देंगे तो फिर फायदा क्या होगा? पानी देके मजा नहीं आएगा। फिर आप सोचो कि तीनों को मिला के आप कप में चाय बनाओगे और उसमें से शॉर्टेज हो गया किसका? मिल्क का। तो आपने वहां पे डिसाइड किया कि आउट ऑफ द 7 गेस्ट यू हैव टू सर्व द टी ओनली फॉर द 4 गेस्ट बिकॉज यू हैव द शॉर्टेज ऑफ द मिल्क। You have already excess amount of sugar, you have already excess amount of tea, but milk here decide कर रहा है आपको कि you can serve up to the only the 4 person, 4 गेस्ट। तो बेटा बताओ, मिल्क हो गया यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट्स। आई बात समझ में? यस सर। फिर से सुनो, फिर से एक चीज बता रहा हूँ। मान लो कहीं पे बिल्डिंग मटेरियल बनता है, बिल्डिंग बनते रहता है, तो बिल्डिंग मटेरियल बनता है तो सीमेंट यूज होता है कि नहीं बेटा? सैंड यूज होता है कि नहीं? सीमेंट सैंड होता है, ये हाँ आयरन रॉड वहां पे रहता है, आयरन आयरन रॉड रहता है वहां पे, ये सब मटेरियल तो यूज होता है आपका। मान लो वहां पे वर्कर्स काम कर रहा है, अब वर्कर का काम से कहीं पे एक सुंदर सा एक मान लो कि घर बनाना, उसको वॉल चारों तरफ बनाना है। ठीक, ये फॉर्मे, ये मान लो आर्किटेक्चर ने एक फॉर्मा बना के दे दिया कि चलो बनाने जाओ। ये देखो यहाँ पे सीमेंट भी रखा हुआ है, सीमेंट का बक्सा रहता है, आपने देखा होगा, इतना छोटा छोटा पैकेट्स बना रहता है यहाँ पे। सैंड भी, ग्रेवल जिसको बोलते हैं वो भी रहता है, आयरन का रॉड है यहाँ पे मान लो। अब लेबर ने क्या क्या काम करना स्टार्ट किया? काम करना स्टार्ट किया तो मान लो ये 1 ट्रक आपका था, ये 1 ट्रक का माल है यहाँ पे। आयरन रॉड मान लो कि 200 टन यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे 200 टन। यहाँ पे मान लो कि 40 पैकेज, मान लो 40 आपका पीस रखा हुआ है किसका? सीमेंट का। 40 नहीं, आप लेट कर लो कि 30, ये 20 पैक रखा हुआ है किसका? सीमेंट का। अब लेबर ने क्या क्या काम करना स्टार्ट किया, बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद देखा कि काम रुक गया। फिर वहां पे सुपरविजन जो कर रहा था, सुपरविजन आया, सुपरवाइजर आया, बोला कि काम क्यों रोका? तो बोला देखो, सीमेंट का शॉर्टेज था, सीमेंट खत्म हो गया इसलिए काम रुक गई। तो बेटा बताओ मेरे रीजन कौन हो गया यहाँ सीमेंट। सीमेंट। पे? आप बेटा बता दो, ये बिल्डिंग बनाने के लिए मेरे को 200 टन आयरन चाहिए, वो मेरे पास है। इस बिल्डिंग को या वॉल को बनाने के लिए 1 ट्रक सैंड चाहिए, मेरे पास है। लेकिन ये सीमेंट के शॉर्टेज के चलते मैं यहाँ पे मान लो एक ही वॉल बना पाया या 2 ही वॉल बना पाया, रिमेनिंग वॉल या रूफ मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे सीमेंट का शॉर्टेज है। तो बेटा, प्रोग्रेस कितना वर्क आपका प्रोग्रेस होगा वो कौन डिसाइड करेगा? सीमेंट डिसाइड करेगा या सैंड डिसाइड करेगा? सीमेंट। कितना हाँ सर। प्रोग्रेस करेगा वर्क वो कौन डिसाइड करेगा? सीमेंट डिसाइड करेगा या सैंड डिसाइड करेगा या आयरन रॉड डिसाइड करेगा? सीमेंट। सीमेंट। सीमेंट हो गया आपका डिसाइडिंग फैक्टर, सीमेंट हो गया आपका लिमिटिंग एजेंट। यहाँ पे जो घर में गेस्ट आया था वो कितना आदमी को, कितना को आप सर्व कर सकते हो टी, वो डिसाइड करेगा मिल्क। हाँ सर। हाँ सर। बेटा मिल्क हो गया यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट। तो होता क्या है कि रिएक्शन में जब रिएक्टेंट को आप मिक्स करके प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो किसी न किसी रिएक्टेंट का अगर शॉर्टेज होगा तो वो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? आपका लिमिटिंग रिएजेंट। आप खुद से सर। सोचो, अब बताइए। सर इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन मतलब एक ही मतलब जो रिएक्टेंट्स का जो अमाउंट रहेगा मतलब वो वैरी करने से लिमिटिंग रिएजेंट भी वैरी करेगा, मतलब सेम नहीं रहेगा। नहीं नहीं, मान लो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जैसे मिल्क लिए थे तो 4 कप मैंने फिक्स कर दिया था। हाँ। जैसे आप मान लो कि जैसे मान लो 4 गेस्ट को जैसे सर्व करोगे तो बेटा ये तो 0 हो जाएगा, ये तो बचा रहेगा, ये बचा रहेगा। हाँ। तो जैसे रिएक्शन में कोई लिमिटिंग रेजेंट निकल जाएगा तो ड्यूरिंग द रिएक्शन जो लिमिटिंग रेजेंट होगा वो तो कंप्लीट होकर लड्डू हो जाएगा, 0 आ जाएगा वो। हम्म। और जो रिएक्टेंट सब एक्सेस रहेगा वो बचा रहेगा आपका। हाँ। लेकिन लिमिटिंग रेजेंट के प्रोपोर्शन में ही आपका प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ सर। अच्छा। क्योंकि ये तो बोलेगा कि मैं तो एक्सेस हूँ, मेरे से जितना कप बनाना है चाय बना लो, मैं तो कंट्रीब्यूट करूंगा। लेकिन मिल्क बोल रहा है कि नहीं, मिल्क मिल्क के पास यहाँ पे पावर है कि नहीं 4 कप ही बनने देंगे। तो बेटा 4 कप जो आपका यहाँ पे चाय बना वो मिल्क के लिए अकॉर्डिंग आया, विद रिस्पेक्ट टू या शुगर के रिस्पेक्ट में या टी लीफ के रिस्पेक्ट में, मिल्क के रिस्पेक्ट में। हाँ सर। तो इसका मतलब रिएक्शन ड्यूरिंग रिएक्शन कौन कंज्यूम हो जाएगा? लिमिटिंग रेजेंट्स।
हाँ मतलब एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपको लिमिटिंग एजेंट कुछ नहीं मिलेगा वहां पे, नहीं, जीरो। प्रोडक्ट तो मिलेगा आपको। अब प्रोडक्ट आएगा किसके रेफरेंस से, लिमिटिंग एजेंट के रेफरेंस से आएगा। हम्म। और आपका मिलेगा एक्सेस जो रिएक्टेंट होगा वो आपका बच जाएगा कि नहीं। जैसे आपने 4 कप चाय बनाया यहाँ पे, तो शुगर आप 1 kg था, उसमें से कुछ आपने यूज किया और तो बच जाएगा कि नहीं वहां पे, बताओ। टी लीफ था, आपने उसमें कुछ यूज किया, वो बच जाएगा कि नहीं, बताओ बेटा। बच जाएगा। यहाँ पे आपने सीमेंट लिया, सैंड लिया, आयरन लिया, इसमें से आप ये 20 पैकेट, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ कंज्यूम हो जाएगा, तो कुछ तो बच जाएगा ना आपके, ये दोनों बताओ। हाँ सर। तो उसी उसी को बोलते हैं लिमिटिंग एजेंट। समझ में आया लिमिटिंग एजेंट क्या बोला मैंने? हाँ देखो, अब देखो यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन में जाने से पहले एक टर्म लिख लो, लिमिटिंग रीजंस। लिमिटिंग रीजन का दिमाग में तभी लाना जब आपका रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट होगा और दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दिया रहेगा, तो फिर दिमाग में लाना लिमिटिंग रिएजेंट्स। क्या लाओगे बेटा वहां पे? लिमिटिंग रिएजेंट्स। तो लिमिटिंग रिएजेंट्स होता है क्या, सुनो, लिख लो। लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होता है? द रिएक्टेंट which is completely consumed during the reaction। मतलब रिएक्शन, देखो रिएक्शन ड्यूरिंग मतलब रिएक्शन चल ही रहा था कि वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, तो उसको क्या बोलोगे आप? लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे सिंपल देखो कि यहाँ पे बिल्डिंग बन ही रहा था कि बिल्डिंग का काम रुक गया, तो कंज्यूम कौन हो गया तब का? सीमेंट। तो सीमेंट क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रीजन। सिमिलरली यहाँ पे देखो कि गेस्ट आया, आपने जैसे चाय बनाना स्टार्ट किया कि आपने 4 पर्सन को देख के आपने चाय बनाना स्टॉप कर दिया, तो वो लिमिटिंग रीजन कौन हो गया आपका? मिल्क। तो वही क्या होता है कि इट्स अ रिएक्टेंट विच इज कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के ड्यूरिंग ही वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे आप? Limiting. लिमिटिंग एजेंट्स। अब होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग एजेंट। कैसे आइडेंटिफाई करोगे लिमिटिंग एजेंट्स को? तो लिमिटिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल तरीका होता है, देखो। डिवाइड द गिवन मोल्स ऑफ इच रिएक्टेंट। जितना भी रिएक्टेंट होगा सबका इच रिएक्टेंट विथ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आप किससे डिवाइड करेंगे बेटा? Divide the given moles of each reactant with the stoichiometric coefficients. One with least ratio, जिसका सबसे रेशियो कम होगा, will be limiting reagents। आई बात समझ में? फिर से बता दूं, देखो गिवन मोल्स को आप उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, जिसका सबसे लिस्ट रेशियो आएगा वही आपका लिमिटिंग रेजेंट्स होगा। आपको मैं बता देता हूँ, देखो मतलब बेटा यहाँ पे गिवन मोल्स ए का कितना है? 2। देखो यहाँ पे गिवन मोल्स ए का कितना दिया क्वेश्चन में आपका? 2। बी का गिवन मोल कितना दिया? 3। ए का कॉफिशिएंट कितना है? 2। बी का कितना? 1। अब आते हैं इसका 2/1 करेंगे, इसका 3/2 करेंगे, इसका 3/1 करेंगे। सबसे लिस्ट रेशियो क्या होगा, 2/2 या 3/1? 2/2। बताइए लिमिटिंग एजेंट कौन हो गया आपका? ए। फिर से सर सुनो, और एक बार मैंने लिखा, क्या लिखा? सुन नहीं पाया। देखो मैं बता रहा हूँ आपको
कि हाउ टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजन, तो मैंने बोला डिवाइड द गिवन मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट विद स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। जो न्यूमरल्स आप रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए नंबर लाते हैं उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, और जिसका सबसे लिस्ट रेशियो आएगा वही आपका होगा लिमिटिंग रिएजेंट्स। हम्म और तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना मोल लिए ए का आपने, 2 मोल बी का कितना लिया आपने, 3 मोल। 3 सर। आप 2 को डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट 2 से, और 3 को डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट 1 से, तो बेटा बताइए कौन लिस्ट रेशियो, 2/2। इधर हाँ 2/2 लिस्ट लिमिटिंग रेशियो होगा। लिमिटिंग लिमिटिंग एजेंट ये कौन, ये क्या होगा, लिमिटिंग। वैसे सोचो कि अगर आप 2 मोल ए का लेंगे तो ए बी का कितना लेना पड़ेगा, 1 मोल। रिएक्शन में अगर बैलेंस है रिएक्शन, तो इसका अगर 2 मोल लेंगे तो इसका 1 मोल लेना पड़ेगा कि नहीं आपका, इसका 3 हाँ मोल बनेगा, इसका 4 मोल लेना पड़ेगा, बनेगा कि नहीं आपका। तो 2 मोल अगर ए लोगे तो बी का कितना लेना पड़ेगा, 1 मोल। आप बता दो, 1 मोल अगर बी का लेंगे तो 2 मोल आपका ए का लेना पड़ेगा। बी अगर 3 मोल लेंगे तो ए कितना लेना पड़ेगा आपका, 6 मोल। आप खुद से सोचो, 3 मोल बी के लिए चाहिए, ए 6 मोल, लेकिन दिया कितना, 2 मोल, तो शॉर्टेज है कि नहीं ए का। हाँ है। अब वैसे भी देखिए, 2 मोल ए के लिए चाहिए, 3 मोल बी का, तो 2 मोल के लिए चाहिए 3 मोल बी का। देखो, 2 मोल के लिए चाहिए 1 मोल, लेकिन यहाँ पे 2 मोल पे दे रखा वो 3 मोल, तो बी एक्सेस है कि नहीं, चेक कर लो आप लोग। हाँ सर एक्सेस है। हाँ सर, 2 तो मोल एक्सेस है। यूनिटी मेथड से भी बना सकते हो आप लोग, और आप मोल को डिवाइड करके, मैंने क्या बोला, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिए, वहां से भी फाइंड कर सकते हैं, जिस पे एनडी लगे उस पे काम कीजिए आप लोग। तो देखो मैं एक काम करवा रहा हूँ आपको, देखो लिमिटिंग एजेंट समझ में आया क्या होता है। हाँ सर। तो मैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करूंगा, देखना सॉल्यूशन में क्या करूंगा इसका, देखना इसका सॉल्यूशन क्या करूंगा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखने। बताओ रेशियो लेके करूं या यूनिटी मेथड से, पहले बता दो एक सॉल्यूशन में। स्कूल में रेशियो मत लेना, स्कूल में अगर रेशियो लोगे तो 0 नंबर दे देगा आपको। सॉल्यूशन कैसे करना पड़ेगा स्कूल के लिए मैं बता रहा हूँ, देखो। 2 moles of A react with how many moles of B? सर 1। रिएक्ट विथ, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 1 मोल ऑफ बी। बोलोगे ये कैसे आएगा, तो यहाँ पे देख लो, नहीं इसका 2 मोल तो इसका 1 मोल लेंगे कि नहीं, कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। तो बताओ ये क्या होगा, ये रिक्वायर्ड अमाउंट मोल्स होगा कि अवेलेबल मोल्स होगा। रिक्वायर्ड अमाउंट। रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड अमाउंट। मोल्स, रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ बी कितना है, 1 मोल। और अवेलेबल मोल्स कितना है उसका, अवेलेबल मोल्स ऑफ बी। 3 मोल्स। अब बताओ रिक्वायर्ड चाहिए आपको 1, दिया आपका 3, तो एक्सेस हो गया कि नहीं बी, बताइए आप लोग। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। आप बोलोगे सर ऐसा नहीं अगर करते, हम लोग बी के रिस्पेक्ट में अगर करते, आप बोलते कि नहीं बी के रिस्पेक्ट में चलते, तो बी के रिस्पेक्ट में चलते तो 1 मोल ऑफ बी कंबाइंड विद 2 मोल्स ऑफ ए, तो 3 मोल्स ऑफ बी कंबाइन कितना से करता, 6 मोल ऑफ ए। इसका रिवर्स चलो, मेरा समझ में क्या बोल रहा हूँ, इसका रिवर्स भी कर सकते हो आप। हाँ सर। इसका रिवर्स करेंगे तो आपको यूनिटी मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मोल ऑफ बी रखना पड़ेगा, तो ये 2 मोल्स ऑफ किसका आ जाएगा, ए का। तो इसका 1 मोल अगर लेंगे तो 2 मोल, तो इसका 3 मोल लेंगे तो इसका कितना होगा, 6 मोल। तो 6 मोल अगर बी आ जाएगा तो 6 मोल बी क्या हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड। अवेलेबल कितना है, 3। नहीं रॉन्ग कर दिए, मैं ए पे चला जाता तो वहां पे 6 मोल आता है ए का, अवेलेबल कितना था, 2 मोल। तब तो रिक्वायर्ड आपका 6 मोल का, अवेलेबल आपका 2 मोल, तो शॉर्टेज है कि एक्सेस है वो, लिमिटिंग एजेंट है कि एक्सेस है वहां पे, ये बताइए आप। एक काम करो सुनो, इसका सॉल्यूशन अगर बनाना चाह रहे हो तो एक काम करो, इस पे छोड़ दो, आप ऐसा हो तो।
इस पे मैं कराना स्टार्ट कर दूं? बताइए, इस पे एक क्वेश्चन बना कर दिखा दूं इस पे? हाँ सर। उसी क्वेश्चन पे मैं इस पे वर्क करूं? बताइए आप लोग, तो एक वर्क करके देखते तो नेक्स्ट आओगे मैं करवा दूंगा। एक क्वेश्चन दिखा दो इस पे। डिवाइड द गिवन पेज रिएक्टेंट विद द स्टोइकोमेट्रिक हाँ कोएफिशिएंट डिस्प्लेस। इस पे एक करवा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, इस पे कैसे करोगे देखो यहाँ पे सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे मैंने बी। आप क्या करेंगे, मोल्स बाय कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे। तो मोल्स कितना था बताइए आप, गिवन मोल्स कितना था? 2 मोल, कोफिशिएंट 2 था। गिवन मोल इसका कितना था? 3 मोल, कोफिशिएंट 1 था। बताइए कौन ज्यादा वैल्यू है? B. बी। अब बताओ लिमिटिंग एजेंट कौन होगा आपका? ए A. A. ये विल बी लिमिटिंग रीजंस। आई बात समझ में? हाँ सर। क्या किया मैंने, मोल्स को किससे डिवाइड किया मैंने? कोफिशिएंट से। कोएफिशिएंट्स और जिसका भी वैल्यू लो हो गया वो उसको क्या मैंने बोल दिया? लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग लिमिटिंग रीजंस। आप कैसे इसको फर्दर कैलकुलेशन करोगे, इस क्वेश्चन पे कैसे करोगे, मैं ऑफलाइन क्लास में बताऊंगा तो ज्यादा बेटर होगा। ऑनलाइन में नहीं बता पाऊंगा, आपको टाइम भी नहीं है, इसलिए इसको पेंडिंग रहने दो। अभी सिर्फ आप याद रखो कि लिमिटिंग एजेंट क्या होता है, ये समझ में आया आपको? लिमिटिंग एजेंट क्या होता है? हाँ सर। हाँ लिमिटिंग एजेंट का Yes. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एप्लीकेशन में डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं बहुत सारा क्वेश्चन के थ्रू वो करवाते 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 आपको मैं एक्सपर्ट बना दूंगा। अभी सिर्फ ये बताओ, जिसका शॉर्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग एजेंट्स। हाँ सर। Yes, sir. हाँ जो Yes. बचा नहीं वो चला जाएगा उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग एजेंट्स। हाँ सर. हाँ किसी भी सर रिएक्शन का लिमिटिंग एजेंट को फाइंड करने के लिए क्या थ्योरी है? तो मोल्स को किससे डिवाइड करोगे? कोफिशिएंट से। Yes, sir. और जितना भी लिस्ट रेशियो आएगा दैट विल बी योर लिमिटिंग एजेंट्स। Yes, sir. तो बस इतना ही पे आप ओके कर दो आज। नेक्स्ट डे जाऊंगा तो इसमें मैं प्रैक्टिस इतना कराऊंगा कि आप समझ में आ जाएगा, आप एक्सपर्ट बन जाओगे क्वेश्चन कैसे आता है इस पे। ठीक है, रहने दो इस क्वेश्चन को, रहने दो, मैं नेक्स्ट क्लास के Sir, पास। sir, बताइए। no, sir, 1 का आंसर क्या 3 मोल है और 2 का 2 मोल ऑफ B is बताइए। excess. हाँ तो वो ठीक है, आपका जो कैलकुलेशन सही है आपका। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसको मैं इसी टाइप का 10-15 को, तो ये आपका 5 to 6 क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट पे मैं तो लेके जाऊंगा। आप लोग मोल ये आपका लिमिटिंग एजेंट पे एक्सपर्ट बन जाएंगे, इसलिए पैनिक मोमेंट नहीं लेगा अभी। अभी मैंने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया, इसलिए अभी मत बोलिएगा कि सर लिमिटिंग एजेंट पे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मेरे को डिस्कस करने दीजिए क्लास में। 1 आवर में आपको पूरा रिएक्शन ही बताते, ऐसे ऐसे करके मैं तोड़ तोड़ के बताते चला जाऊंगा। आप देखना एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आइए, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। चलिए, गुड नाइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास। Good night, sir. Good night, sir.